आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 101। नौजहाओ देश के सम्राट के तौर पर पागल सम्राट झू झेनवू न सिर्फ अजेय थे बल्कि उनके आसपास कई एक्सपर्ट भी थे। कहा जाता था कि पागल सम्राट झू झेनवू के आसपास कई बेमिसाल हाई स्कूल के पिग्जियटियन एक्सपर्ट हर समय चुपके से उनकी रक्षा करते थे और उनके आसपास दूसरी जातियों के कुछ लोग भी छिपे रहते थे। इसके अलावा पागल सम्राट झू झेनवू स्वर्ग की पवित्रता के महल में रहते थे जो जालों और जालों से भरा हुआ था। ठीक इसी वजह से कई राजकुमारों और राजकुमारियों, रखेलों और यहाँ तक कि बड़े अधिकारियों ने भी सालों तक पागल सम्राट झू झेनवू को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी नाकाम रहे। अगर ऐसा न होता तो महल के राजकुमार और राजकुमारियां ऐसे नहीं होते। वे सभी कमजोरों में खुश होते और ताकतवरों में दुखी होते थे। कुछ ही दशकों में पागल सम्राट झू झेनवू ने 100 से ज्यादा राजकुमारों और राजकुमारियों और 300 से ज्यादा रखेलों को मार डाला था। मरने वाले अमीरों और मंत्रियों में से करीब 500 लोग मारे गए थे। कोई सोच सकता है कि पागल सम्राट झू झेनवू कितना बेरहम था। पागल सम्राट झू झेनवू के कामों से जाहिर है अनगिनत लोगों में उससे नफरत पैदा हुई। ये कहना थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहना होगा कि वह पूरी दुनिया का दुश्मन था, लेकिन नौजहाओ देश में कम से कम 100,000 एक्सपर्ट थे जो उसे मारना चाहते थे। इतने सारे दुश्मनों की नज़रों के नीचे जिंदा रहने के लिए कोई सोच सकता है कि पागल सम्राट झू झेनवू के बचाव के तरीके कितने मजबूत थे। भले ही झू व्यान की ताकत पहले से ही इतनी मजबूत थी कि उसे हराया नहीं जा सकता था, फिर भी पागल सम्राट झू झेनवू को मारना मुश्किल था। इसलिए कुछ सोचने के बाद झू व्यान ने अपनी ताकत छिपाने और अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वह पागल सम्राट झू झेनवू से निपटने के लिए सही मौका ढूंढेगा। लेकिन झू वानहाओ की अभी की ताकत पहले ही कोनेट दायरे के पीक पर पहुंच चुकी थी। सुधार की अभी की स्पीड के हिसाब से उसे कोनेट दायरे की लिमिट तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय अगर उसे एक और ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाता तो उसे नहीं पता था कि स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम उसे कितना बढ़ा देगा। मार्शल आर्ट्स की साधना के रास्ते पर कोनेट दायरा पहले से ही लिमिट था। आगे कोई रास्ता नहीं था तो वह कोनेट दायरे को तोड़कर ऊंचे दायरे में कैसे कदम रख सकता था। डोंगयुआन कॉन्टिनेंट के मार्शल आर्टिस्ट लाखों सालों से मार्शल आर्ट्स की साधना कर रहे थे, लेकिन वे अभी भी कोनेट दायरे से ऊपर के दायरे को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। क्या स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम झू व्यांग को पुराने समय से कोनेट दायरे की लिमिट को तोड़कर ऊंचे दायरे में आगे बढ़ने में मदद कर सकता था? झू व्यांग को नहीं पता था, लेकिन वह इसका इंतजार कर रही थी। अपने शरीर में बढ़ती ताकत महसूस करते हुए झू वुआन थोड़ा मुस्कुराया और सीक्रेट साधना वाले कमरे में चला गया। उसने इल्यूजन गॉड स्टेप्स की साधना शुरू की और साथ ही अपनी ताकत के हिसाब से खुद को ढालना शुरू किया जो कई गुना बढ़ गई थी। इल्यूजन गॉड स्टेप्स, जिसे पहले ही महान सफलता के दायरे में साधना की जा चुकी थी, एक्टिवेट होने पर लगभग कोई आवाज़ नहीं करता था। बड़े ट्रेनिंग रूम में सिर्फ भ्रम टिमटिमा रहे थे और झू व्यांग का असली शरीर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये बेमिसाल मूवमेंट टेक्निक परफेक्शन से सिर्फ आधा कदम दूर थी। एक पल सोचने के बाद झू वुआन ने इसमें ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का एक हिस्सा जोड़ा और आज इल्यूजन गॉड स्टेप्स को परफेक्शन तक साधना करने के लिए तैयार हो गया। ब्रेक थ्रू पॉइंट्स जुड़ने के साथ इल्यूजन गॉड स्टेप्स की पहले से ही हैरान करने वाली तरक्की और तेज हो गई। बहुत जल्द यह एक रुकावट को तोड़कर परफेक्शन दायरे में आ गया। हर मूव के साथ उसके साथ 36 फैंटम थे, जिससे ये बताना नामुमकिन था कि कौन सा फैंटम था और कौन सा असली। परफेक्शन रियल्म में एक बेमिसाल मूवमेंट टेक्निक मास्टरी रियल्म में एक मिथिकल लेवल मूवमेंट टेक्निक के लगभग बराबर थी। पूरे 9 झाओ कंट्री में ऐसे बहुत कम लोग थे जो परफेक्शन रियल्म के लिए एक बेमिसाल मूवमेंट टेक्निक सीख सकें। इल्यूजन गॉड स्टेप्स जैसी मूवमेंट टेक्निक तो दूर की बात है, जो टॉप बेमिसाल मूवमेंट टेक्निक में से एक थी। साफ साफ कहें तो झू व्यांग के अभी के इल्यूजन गॉड स्टेप्स के साथ मुक्केबाजी की दुनिया का कोई दूसरा मार्शल आर्टिस्ट झू व्यांग के निशान नहीं पकड़ सकता था, यहाँ तक कि मैड एम्परर झू झेनवू भी नहीं। झू व्यांग की खुद को बचाने की काबिलियत शायद मैड एम्परर झू झेनवू से भी आगे निकल गई थी। इस तरह झू व्यांग आखिरकार आराम से था। इस समय भले ही वह हेवनली प्योरिटी के महल में फंस गया हो, झू व्यांग फिर भी कामयाबी से बच सकता था। ऐसे में बेडरूम से बाहर निकलने और अपनी लाइफस्टाइल बदलने का समय आ गया था। ये सोचकर झू व्यांग ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। उसकी नज़र एक एंटीक गार्डन पर पड़ी। होस्ट को जिंदगी में पहली बार बगीचा देखने के लिए बधाई। आपको 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार पियोनी देखने के लिए बधाई। आपको 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार किंगलिंग फूल देखने के लिए बधाई। आपको 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। स्पैमिंग नोटिफिकेशन बजते रहे और पलक झपकते ही झू वुआन ने लगभग 10 लाख ब्रेक थ्रू पॉइंट्स पा लिए। जैसे जैसे उसकी ताकत और दायरा बढ़ता गया, झू वुआन का स्टेटस भी बढ़ता गया। इसलिए भले ही यह वही व्यक्ति था जिसने पहले जैसा ही काम किया था, वह ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स पा सका।
होस्ट को जिंदगी में पहली बार बेडरूम से बाहर निकलने के लिए बधाई। आपको 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। वह बहुत देर से छिपा हुआ था, अपने पंजे और दांत तेज कर रहा था। वह 1 महीने से ज्यादा समय से अपने बेडरूम में दबा हुआ था। आज उसने आखिरकार अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत की। इस काम का मतलब ये भी था कि जू वयांग चॉपिंग बोर्ड पर मछली की भूमिका से छुटकारा पा चुका था और फ्लैग बेरर बनने के काबिल था। 9 झाओ किंगडम के बड़े शतरंज के खेल का हिसाब लगाते समय उसे स्वाभाविक रूप से एक बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट मिला। जू वुआन वहीं खड़ा रहा और चुपचाप वेस्ट सी एसेंस ओपस को घुमाया। उसने ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की इस बड़ी लहर को बहुत तेज स्पीड से एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे उसकी अपनी ताकत और बढ़ गई। सिर्फ कुछ दर्जन सांसों में जू वयांग ने बिना किसी को पता चले इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स एब्जॉर्ब कर लिए थे। इस समय आसपास के गार्ड, हिजड़े और महल की नौकरानियों ने भी जू वयांग को बेडरूम से बाहर निकलते देखा और वे सब थोड़े हैरान हुए। महाराज, आप बाहर क्यों आए? क्या क्राउन प्रिंस के पैर का मेरिडियन ठीक हो गया है? क्या इस तरह बाहर आना ठीक है? इन लोगों के शक को देखते हुए जू वयांग कुछ बताने के मूड में भी नहीं थी। उसने आराम से हाथ हिलाया और धीरे धीरे क्राउन प्रिंस के महल में चली गई। ये पहली बार था जब जू वयांग ने जन्म लेने के बाद क्राउन प्रिंस के महल के नज़ारों का मजा लिया था। रास्ते में उन्होंने कई नई जगहें देखीं। वहाँ अजीब फूल और पौधे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, पुरानी इमारतें जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था, और ओपन एयर मार्शल आर्ट के मैदान में खास सुविधाएं थीं। हर बार जब वह कुछ देखती थी तो स्वाभाविक रूप से जू वयांग को कुछ ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलते थे। जू वुआन ने चुपचाप इन सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को अपनाया और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई, लगातार इनबोर्न रेल्म की लिमिट की ओर बढ़ती रही। क्राउन प्रिंस के महल का नज़ारा बहुत सुंदर था। हर जगह बगीचे और रॉकरी थे। महल की बाकी दर्जनों नौकरानियां और दरबारी महल में इधर उधर आ जा रही थीं। जब उन्होंने जू वयांग को असल में बेडरूम से बाहर निकलते देखा तो वे सब मुस्कुराईं और उसका स्वागत किया। वे चाहती थीं कि वह उनके साथ खेले। जू वुआन ने हाथ हिलाकर उन्हें मना कर दिया और भविष्य में फिर से खेलने को कहा। क्राउन प्रिंस पैलेस देखने के बाद वह टहलने के लिए तैयार था। इंपीरियल पैलेस में हर जगह मौके थे। जू वुआन उन्हें कैसे छोड़ सकता था? अब जब पाबंदियां हटा दी गई थीं तो जू वुआन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाने की पूरी कोशिश करेगी और ब्रेक थ्रू पॉइंट्स पाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। पहले जो दबाया गया था वह आज के बेकाबू व्यवहार के लिए नहीं था। तब चारों समंदरों में एक ड्रैगन की तरह कोई इसे रोक नहीं सकता था। इस समय जू वानहाओ असल में अपनी ताकत को दबाने की पूरी कोशिश करने के लिए खुद की थोड़ी शुक्रगुजार थी। आखिर अगर ऐसा न होता तो उसे इस तरह की मुसीबत से क्या फ़ायदा होता? होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार क्राउन प्रिंस पैलेस से बाहर निकलने के लिए बधाई। आपने 100,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार सियान पैलेस देखने के लिए बधाई। आपने 200,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी देखने के लिए बधाई। तुमने 300,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। रास्ते में जब भी उसे थोड़ी अलग जगह दिखती या थोड़ी अलग चीज़ का अनुभव होता, उसे उससे मिलता जुलता ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाता। सिस्टम का नोटिफिकेशन लगातार बजता रहता और आवाज़ कानों को अच्छी लगती। यह अब पहले जैसी शैतानी आवाज़ नहीं थी। आखिर में हालात अलग थे, इसलिए उसकी सोच भी अलग थी। रास्ते में महल की कई नौकरानियों, हिजड़ों और गार्ड्स ने जू वुआन, पूरी तरह से अपाहिज क्राउन प्रिंस को देखा और एक पल के लिए हैरान रह गए। उनकी धीमी आवाज़ें आसपास गूंज उठीं। इन लोगों को लगा कि जू वुआन, जो बॉडी टेम्परिंग स्टेज में था, उन्हें सुन नहीं पा रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जू वुआन पहले ही कॉर्नेट परफेक्शन स्टेज तक पहुंच चुका था और उनकी आवाज़ें साफ सुन सकता था। क्या वह निकम्मा क्राउन प्रिंस जू वुआन नहीं है? वह क्राउन प्रिंस पैलेस से बाहर क्यों आया? मैंने उसे 1 महीने से ज़्यादा समय में पहली बार देखा है। ये सच में अजीब है। मुझे लगा था कि वह अब बाहर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। अब जू वुआन हमारे जियुझाओ देश का मजाक बन गया है। पूरा दक्षिणी बंजर इलाका हमें मजाक की तरह देख रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जू वुआन में अब भी बाहर आने की हिम्मत होगी। हिजड़ा, बेकार, डरपोक। हमारा नया क्राउन प्रिंस सच में सबसे अच्छे लोगों में सबसे अच्छा है। बाहर की दुनिया में भी उसे औसत से ऊपर का टैलेंट नहीं माना जा सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में क्राउन प्रिंस बन जाएगा। जू वुआन ज़्यादा समय तक क्राउन प्रिंस का पद नहीं संभाल पाएंगे। सबसे तेज़ हालत में 1 महीने में, सबसे धीमी हालत में 3 महीने में महाराज उन्हें उनके पद से हटा देंगे। उद्धरण चिन्ह। हंसी जोरदार और साफ थी, लेकिन वे सब टॉप ग्रेड क्राउन प्रिंस जू वुआन पर हंस रहे थे। आम गार्ड, महल की नौकरानियां और हिजड़ों का भी ऐसा ही रवैया था। राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों की तो बात ही छोड़िए।
जियू झाओ देश का क्राउन प्रिंस जू वुआन पहले से ही महल में एक अजूबा बन चुका था। जू वयांग को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह बस जमीन पर महल के नज़ारों का मजा ले रहा था और ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की एक के बाद एक लहरें कमा रहा था। हालांकि हर लहर में ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की संख्या ज्यादा नहीं थी, फिर भी जमा होने पर यह एक बड़ी संख्या थी। ये आम गार्ड, महल की नौकरानियां और ऐसे ही लोग इस समय जू वयांग के लिए चींटियों जैसे थे। जू वयांग खुद को उनके लेवल तक गिरा नहीं सकती थी, है ना। पार्ट टाइमर के तौर पर उन पर समय और एनर्जी खर्च करना समय की बर्बादी थी। इसके अलावा जब जू वयांग ने पागल सम्राट झू झेनवू जब नौ झाओ राष्ट्र के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे, तो जिन लोगों ने पहले उनका मजाक उड़ाया था उनमें से कोई भी सजा से बच नहीं सका। अगर झू वयांग कोई कदम नहीं भी उठाते तो भी वे इस बात पर ध्यान नहीं देते। नौ झाओ राष्ट्र का शाही महल दर्जनों मील के एरिया में फैला हुआ था, जो धरती के कुछ बड़े काउंटी शहरों के बराबर था। अंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। वहाँ जंगल, बगीचे, झीलें और छोटे पहाड़ थे। ये धरती पर स्वर्ग जैसा था। शाही महल के बाहर राजधानी मून कैपिटल थी। इसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे और इसका एरिया कई सौ मील का था। नौ झाओ राष्ट्र के नंबर 1 शहर के तौर पर मून कैपिटल के नाम ने दक्षिणी बंजर ज़मीन को हिला दिया था। फूलों को देखना, फूलों को सूंघना, फूल तोड़ना, मछली पकड़ना, मछली मारना, मछली खाना, उनके हर कदम पर एक ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता था। झू वुआन महल में जी भरकर घूमती थीं और कई ऐसे काम करती थीं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे। हमेशा ठंडे शब्द होते थे उसके आसपास। ये सच में बहुत बढ़िया था। महल की इस ट्रिप ने जू वुआन को 10 मिलियन से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट दिलाए थे। जू वुआन ने रास्ते में चुपचाप उन सभी को एब्जॉर्ब कर लिया था और इन्हें ट्रेन की लिमिट के एक कदम और करीब पहुंच गया था। आखिर में जू वयांग महल में वेन लेक के किनारे रुका। वह वेन लेक पर बने छोटे पुल से होते हुए झील के बीच में रॉयल लाइब्रेरी तक गया। इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन वेन लेक के बीच में था। इसमें 4 मंजिलें थीं और हर मंजिल का एरिया कई लाख स्क्वायर मीटर था। ये हर तरह की पुरानी किताबों से भरा हुआ था। पहला लेवल बॉडी टेम्परिंग स्टेज की अलग अलग पुरानी कल्टीवेशन टेक्निक से जुड़ा था और कुछ अलग अलग किताबें भी थीं जो बॉडी टेम्परिंग स्टेज जैसी ही थीं। दूसरा फ्लो वेन बिल्डिंग स्टेज की अलग अलग पुरानी कल्टीवेशन टेक्निक से जुड़ा था, जिसमें कुछ ऐसी किताबें भी थीं जो वेन बिल्डिंग स्टेज की कल्टीवेशन टेक्निक जैसी ही वैल्यू की थीं। तीसरा लेवल ज़ियानिटियन कल्टीवेशन टेक्निक और पुरानी किताबों से जुड़ा था, साथ ही कुछ ज़्यादा कीमती अलग अलग किताबें और किताबें। जहां तक चौथी मंजिल की बात है, कहा जाता था कि इसमें जू शाही परिवार की सिर्फ 3 मशहूर मार्शल आर्ट थीं, साथ ही ऐसी किताबें भी थीं जिनकी कीमत मशहूर मार्शल आर्ट के बराबर थी। जू वुआन की पहचान नौ झाओ राष्ट्र के क्राउन प्रिंस के तौर पर थी, इसलिए उन्हें अपनी मर्जी से इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के पहले 3 लेवल में जाने का अधिकार था। सिर्फ आखिरी लेवल पर जू वुआन नहीं जा सकता था, लेकिन पहले 3 लेवल में 10 मिलियन से ज़्यादा किताबें थीं। जू वयांग के लिए ये लंबे समय तक पढ़ने और एक शानदार ब्रेक थ्रू पॉइंट पाने के लिए काफ़ी था। जू वयांग लाल चंदन से बने लकड़ी के पुल पर चढ़ा और धीरे धीरे रॉयल लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। होस्ट को बधाई कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 9 झाओ किंगडम की रॉयल लाइब्रेरी पवेलियन देखी। आपने 300,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 9 झाओ नेशन की इंपीरियल लाइब्रेरी में एंट्री की। आपने 1 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट हासिल किए हैं। दरवाजे पर पहरा दे रहे शुरुआती कॉर्नेट इंपीरियल गार्ड्स के एक ग्रुप ने जू वयांग को देखा और एक के बाद एक उसे झुककर सलाम किया और उसे इज्जत से रॉयल लाइब्रेरी में भेज दिया। ये इंपीरियल गार्ड्स जू वयांग को कितना भी नीचा क्यों न समझते हों, इससे जू वयांग की जियू झाओ के क्राउन प्रिंस के तौर पर पहचान नहीं बदली। जाहिर है उसे महल के नियमों का पालन करना था। इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लेवल पर सबसे ज़्यादा किताबें थीं। कहा जाता था कि वहाँ 10 मिलियन से ज़्यादा किताबें थीं। ज़्यादातर लोग इस जगह में आने के काबिल थे। जू वुआन ने कई राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ साथ कुछ पसंदीदा मंत्रियों के बच्चों को भी यहाँ किताबें पढ़ते देखा। जब उन्होंने देखा कि जू वयांग आ गया है तो ये लोग भी थोड़े हैरान हुए। जू वयांग यहाँ क्यों है? क्या यह आदमी अपाहिज नहीं है? वह यहाँ क्यों है? किसने कहा कि कोई अपाहिज यहाँ नहीं आ सकता? शायद जू वयांग बस दिखावा कर रहा है। हे मजाक मत करो। यहाँ तक कि पिता के टॉप शाही डॉक्टरों ने भी खुद उसकी जांच की है। जू वयांग इन शाही डॉक्टरों की तेज़ नज़रों से कैसे बच सकता था? वह क्या कर रहा है, इससे किसे फ़र्क पड़ता है? इस तरह की बकवास पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बस पढ़ते हैं। जू वुआन ने इन लोगों को नज़रअंदाज किया और सीधे इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के तीसरे लेवल पर चला गया। ये सबसे ऊंचा लेवल भी था जहां वह अपनी मौजूदा अथॉरिटी से पहुंच सकता था। ऐसा कहा जाता था कि पूरे 9 झाओ नेशन में सिर्फ सम्राट और क्राउन प्रिंस ही इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के तीसरे लेवल पर आज़ादी से आ जा सकते थे। उनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं थी।
अगर वह तब तक इंतजार करता जब तक जू वुआन को क्राउन प्रिंस के पद से हटा नहीं दिया जाता तो उसके पास और कुछ नहीं होता। इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के तीसरे लेवल पर जाने का अधिकार। इसलिए जब तक उसके पास अधिकार था, जू वुआन स्वाभाविक रूप से अंदर आकर अच्छी तरह से देखना चाहता था। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हालांकि इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के तीसरे लेवल पर कम किताबें थीं, लेकिन उनमें से हर एक बहुत कीमती थी। इन किताबों से जू वुआन को बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल सकते थे। अगर वह किस्मत वाला होता तो उसे 1 या 2 मार्शल आर्ट की सीक्रेट टेक्निक भी मिल सकती थी जिनकी उसे ज़रूरत थी। जू वुआन क्या कर रहा है? वह तो बस एक बॉडी टेम्परिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट है। लाइब्रेरी पवेलियन के तीसरे लेवल पर आने के बाद वह क्या कर सकता है? कौन जानता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है? जब तक उसके पास ऐसा करने का अधिकार है तब तक ठीक है, जब तक वह यहाँ की किताबें खराब ना कर दे। हमें बस लाइब्रेरी को ठीक करने और उसकी रखवाली करने पर ध्यान देना है। मैंने सुना है कि यह छोटा सा आदमी अपाहिज होने वाला है। कितना बुरा है। उसे बस कुछ दिनों के लिए क्राउन प्रिंस होना चाहिए था, लेकिन आखिर में उसे फिर से बदल दिया जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे जियू झाओ देश में एक हिजड़ा क्राउन प्रिंस होगा। जू झेनवू और भी पागल होता जा रहा है। अगर मैं उसे हरा नहीं पाता तो मैं उसे सबक सिखाता। मैं बाद में जाकर इस छोटे से लड़के से पूछूंगा कि वह क्या कर रहा है। उद्धरण चिन्ह लाइब्रेरी में कहीं से एक लगभग धीरे से फुसफुसाहट आए। ये महान ज़ियानिटियन एक्सपर्ट थे जो यहाँ छिपे हुए थे और लाइब्रेरी की रखवाली के लिए जिम्मेदार थे। उनमें टॉप ज़ियानिटियन एक्सपर्ट और बेमिसाल एक्सपर्ट की कोई कमी नहीं थी। जब उन्होंने जू वुआन को लाइब्रेरी पवेलियन के तीसरे लेवल पर अलग अलग किताबें और कल्टीवेशन टेक्निक पलटते हुए देखा तो लाइब्रेरी पवेलियन की रखवाली कर रहे बोर हो चुके एक्सपर्ट अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। एक बॉडी टेम्परिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट क्या समझ सकता है? वह असल में किताबें पलट रहा है। यह आदमी मजाक कर रहा होगा। बॉडी टेम्परिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, एक ज़ियानिटियन स्टेज मार्शल आर्टिस्ट भी अगर ऐसे पढ़े तो कुछ नहीं समझ पाएगा। मुझे नहीं पता कि वह क्या पलट रहा है। शायद वह किसी खास मौके की तलाश में है। कुछ लोग नॉवेल में अक्सर अजीब चीज़ों के बारे में लिखा होता है, जैसे कि किताब के बीच में छिपा एक बेमिसाल मार्शल आर्ट। हाँ, तुम मुझे इतना हंसाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मेरी 17 रखेलों को विरासत में पा सको, है ना? जिन्हें रॉयल लाइब्रेरी के तीसरे लेवल पर रखा जा सकता है, वे सभी टॉप नॉच मार्शल आर्ट्स और बेमिसाल मार्शल आर्ट्स हैं। तुम्हें इन बेमिसाल मार्शल आर्ट्स के बीच भी बेमिसाल मार्शल आर्ट्स ढूंढने की ज़रूरत है। क्या मजाक है? ये ज़ियानिटियन एक्सपर्ट जो पूरे साल इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन की रखवाली करते थे और जिनकी ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग थी, उन्हें लगता था कि लाइब्रेरी पवेलियन कई तरह की लाइनों से सुरक्षित है। उनकी ताकत जू वयांग से कहीं ज़्यादा थी, इसलिए जू वयांग को कुछ भी सुनाई नहीं देना चाहिए था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि जू वुआन, जो पहले ही कॉर्नेट दायरे के शिखर पर पहुंच चुका था और जिसकी कुल ताकत उनसे कहीं ज़्यादा थी, उसने उन्हें साफ साफ सुन लिया था। उनकी नज़र में जू वुआन बस एक कमज़ोर छोटा सा आदमी था, लेकिन जू वुआन की नज़र में वे भी कमज़ोर बूढ़े आदमी थे। लेकिन जैसा कि इन बूढ़े लोगों ने कहा था, इंपीरियल फैमिली का लाइब्रेरी पवेलियन सच में अपने नाम के लायक था। पहले लेवल के बॉडी टेम्परिंग स्टेज और दूसरे लेवल के वेन फार्मिंग स्टेज की साधना तकनीकों को छोड़ दें तो जू वुआन को अभी उनके बारे में डिटेल में जानना बाकी था। लेकिन तीसरी मंजिल पर लगभग 1000 टॉप क्लास मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट तकनीकें थीं। उनमें से बेमिसाल मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट तकनीकों की संख्या 3 अंकों तक पहुंच गई थी। इनमें से कई बेमिसाल मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट तकनीकें मार्शल आर्ट्स की दुनिया में लोगों को मौत से लड़ने पर मजबूर कर सकती थीं। उनमें से कोई भी एक मार्शल आर्ट्स परिवार बनाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन रॉयल लाइब्रेरी में उन्हें अस्त व्यस्त तरीके से रखा गया था, जिससे जू वुआन उन्हें पलट पलट कर देख सकता था। यह इंपीरियल फैमिली की सुविधा थी और इंपीरियल फैमिली का फ़ायदा भी था। यह आम मार्शल आर्टिस्ट की सोच से कहीं ज़्यादा था। लाइब्रेरी की रखवाली कर रहे बूढ़े लोगों की नज़र में जू वुआन बस वीणा बजा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और न ही वह कुछ सीख पा रहा था। उसे क्या पता था कि जू वुआन के दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन पहले ही लहरों की तरह भर चुका था। होस्ट को बधाई, जिंदगी में पहली बार टॉप टियर मार्शल आर्ट मेड वैन टेक्निक पढ़ने के लिए आपको 100,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई, जिंदगी में पहली बार टॉप टियर मार्शल आर्ट मेड वैन टेक्निक समझने के लिए आपको 300,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई, जिंदगी में पहली बार यिन यांग स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए आपको 300,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जू वुआन की समझ और काबिलियत की वजह से ये टॉप और बेमिसाल मार्शल आर्ट उसके लिए मुश्किल नहीं थे। वह उन्हें यूं ही पलट कर याद कर सकता था और थोड़ा समझने के बाद उन्हें अच्छी तरह समझ सकता था। हालांकि इस समय जू वुआन ज़्यादातर पढ़ और याद कर रही थी।
इन सभी टॉप नॉच मार्शल आर्ट्स और बेमिसाल मार्शल आर्ट्स को याद करने के बाद वह बाद में धीरे धीरे उन्हें समझ लेगी। जू वुवान शायद इन टॉप नॉच मार्शल आर्ट्स और बेमिसाल मार्शल आर्ट्स को सीखे नहीं, लेकिन वह उन्हें समझ सकती थी और उन्हें उन मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट आर्ट्स में शामिल कर सकती थी जिनमें उसने महारत हासिल की थी, ताकि इन मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट आर्ट्स की ताकत बढ़ाई जा सके। इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के तीसरे लेवल पर बहुत कम पुरानी किताबें थीं। वहाँ सिर्फ लगभग 3000 किताबें थीं, लेकिन हर किताब एक बहुत कीमती खजाना थी। औसतन हर किताब जू वुवान को 100,000 से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट दिला सकती थी। दूसरे शब्दों में, जब तक जू वुवान इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के तीसरे लेवल पर सभी किताबें पढ़कर उन्हें याद कर लेगी, तब तक वह करोड़ों ब्रेक थ्रू पॉइंट्स पा सकेगी। इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स के साथ जू वयांग के लिए इनेट रेल्म की लिमिट तक पहुंचना पूरी तरह से काफ़ी था। यहाँ तक कि एक हद तक ये भी हो सकता था कि वह लिमिट पार कर जाए। इसके अलावा जैसे जैसे वह ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी किताबें पलटता गया, जू वयांग को अचानक पता चला कि कई पुरानी किताबें आपस में जुड़ी हुई थीं। भले ही उसके पास कुछ पुरानी किताबों को समझने का समय न हो, लेकिन उसने उन्हें पहले ही नेचुरली समझ लिया था। जू वयांग की इनेट डिवाइन और फोटोग्राफिक मेमोरी टैलेंट ने उसे इन पुरानी किताबों को ऐसे पढ़ने और याद करने दिया जैसे उसे देवताओं की मदद मिली हो। लाइब्रेरी पवेलियन के आसपास के गार्डियंस की नज़र में जू वयांग बस रैंडमली किताबें पलट रही थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जू वयांग ने सिर्फ एक बार पलटकर ही पूरी पुरानी किताब याद कर ली थी। कुछ ही घंटों में जू वुवान ने 200 से ज़्यादा किताबें याद कर ली थीं और लगभग 30 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट हासिल किए थे। उसने रास्ते में दर्जनों किताबें भी समझ ली थीं। उसकी फसल खराब नहीं थी। इसके अलावा जू वुवान ने जो दर्जनों किताबें समझी थीं, उनमें से 3 या 4 फिस्ट टेक्निक के बारे में थीं। इन 3 या 4 किताबों को समझने के बाद जू वुवान को हल्का फुल्का एहसास हुआ कि वे 9 ड्रैगन फिस्ट के साथ कुछ हद तक कंपैटिबल थीं। जब जू वयांग ने इन फिस्ट टेक्निक के एसेंस को 9 ड्रैगन फिस्ट में मिलाया, तो उसके 9 ड्रैगन फिस्ट की पावर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा इसका 9 ड्रैगन फिस्ट के इम्प्रूवमेंट और ब्रेक थ्रू पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। सिर्फ कुछ फिस्ट टेक्निक मैनुअल समझने से ही जू वयांग को इतने बड़े फायदे हो गए थे। जब जू वयांग भविष्य में और भी फिस्ट टेक्निक मैनुअल समझेगा, तो इससे जू वयांग को ज़रूर और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे जू वयांग को 9 ड्रैगन फिस्ट को एक पौराणिक लेवल की मार्शल आर्ट में बदलने में भी मदद मिल सकती है। ये नामुमकिन नहीं था। ये बिल्कुल ग्रीन ड्रैगन कंसीलमेंट और मस्टर्ड सीक्रेट टेक्निक जैसा था। जू वयांग के समझने और मिलाने के बाद यह एक मिथिकल सीक्रेट टेक्निक में बदल गया और जू वयांग को कई जिंदगी मौत की मुश्किलों से सफलतापूर्वक बचने में मदद की। इल्यूशन गॉड स्टेप्स और स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक भी थे। रॉयल लाइब्रेरी में कई बेमिसाल मूवमेंट टेक्निक और सेबर टेक्निक थीं। अगर वह उन्हें पूरी तरह समझ पाता और मिला पाता, तो वह इल्यूशन गॉड स्टेप्स और स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक को मिथिकल लेवल के सीक्रेट मार्शल आर्ट्स में बदल सकता था। जो लोग जू वयांग का यहाँ किताबें न समझ पाने के लिए मजाक उड़ाते थे, उन्हें यह नहीं पता था कि जू वयांग की नज़र में वे बेवकूफ़ भी नहीं थे। जू वयांग न सिर्फ इन किताबों को आसानी से समझ सकता था, बल्कि वह उनका सार निकालकर उसे उन मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट टेक्निक में भी मिला सकता था जिनमें उसने महारत हासिल की थी। यह इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता था कि वह अपने गुरु से आगे निकल जाए। इस मामले में जू वुवान की कामयाबी उनकी सोच की हदें पार कर चुकी थी और इतने डरावने लेवल पर पहुंच गई थी कि वे हैरान रह गए। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? शायद इसलिए कि जू वुवान किताब पलटने में बहुत खुश था। अंधेरे में छिपा एक लेट स्टेज कोनेट एक्सपर्ट आखिरकार बाहर निकला और जू वुवान के पास जाकर पूछा। जू वुवान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके सामने लेट स्टेज कोनेट एक्सपर्ट पागल सम्राट जू झेनवू के छोटे भाइयों में से एक था। जू वुवान को उसे अंकल कहना चाहिए था। नमस्ते इंपीरियल अंकल, मैं अपनी बीमारी ठीक करने का तरीका ढूंढ रहा हूँ। इसे ठीक करने का तरीका? इंपीरियल अंकल हैरान रह गए। जू वुवान ने सिर हिलाया। मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन महल के इंपीरियल डॉक्टर और लोगों के बीच तथाकथित दिव्य डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि हमारे नाइनझाओ देश की इंपीरियल लाइब्रेरी में दुनिया की सबसे ज़्यादा किताबों का कलेक्शन है, इसलिए मैं यहाँ आसपास देखना चाहता था कि क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है। मैं समझ गया। इंपीरियल अंकल को अचानक एहसास हुआ कि जू वुवान ने इतनी तेज़ी से किताब पलटी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। पता चला कि वह असल समस्या का इलाज करने का कोई तरीका खोजना चाहती थी। उन्होंने जू वुवान की हालत के बारे में सुना था। आखिर यह मामला उस समय नाइनझाओ देश की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक था। इसने नाइनझाओ देश को दक्षिणी बंजर ज़मीन में मजाक का पात्र भी बना दिया था। रॉयल लाइब्रेरी में आने वाले कई राजकुमार और राजकुमारियां इसके बारे में बात करते थे। इसलिए भले ही वे लंबे समय से इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन की रखवाली कर रहे थे और असल में ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे, फिर भी उन्हें इस मामले के बारे में पता चल गया। जू वुवान का मकसद समझने के बाद इंपीरियल अंकल को अब कोई शक नहीं रहा। वह मुस्कुराते हुए चले गए।
उनके आसपास छिपे एक्सपर्ट भी बिना किसी वजह के हंस पड़े। कोई हैरानी नहीं कि जू वुआन अचानक किताबें पढ़ने के लिए इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन की तीसरी मंजिल पर आ गया। तो यह इसी मकसद से था। मुझे लगा कि वह ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करेगा। हे जू वुआन के टैलेंट और काबिलियत को देखते हुए सीखना समय की बर्बादी है। वह सब्र भी नहीं कर सकता। वह असल में शांति का राजकुमार बनने के लिए बना था। असल में इस जिंदगी में उसका कोई भविष्य नहीं है। प्रिंस टाइपिंग पहले से ही बुरे नहीं हैं। कम से कम उन्हें खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ती और वह दौलत का मजा लेते हैं। वह उन टैलेंटेड बच्चों से बेहतर हैं जो आखिर में मारे गए। ये कहना मुश्किल है। जू वुआंग ने जू रॉयल फैमिली को दुनिया में मजाक का पात्र बना दिया है। अगर महाराज भी क्राउन प्रिंस का पद खत्म कर दें और उनकी जान बख्श दें तो भी भविष्य में उनके लिए आसान समय नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह अंधेरे में छिपे इन एक्सपर्ट्स का शक दूर करने के बाद जू वुआन ने और आराम से किताबें पलटीं। ऐसा लगा जैसे वह किताबें ऐसे ही पलट रही हो, लेकिन असल में उसने जो कुछ भी पढ़ा था वह उसके दिमाग में गहराई से बैठ गया था। हालांकि एक पल में जू वुआंग का किताब पलटने का काम अचानक रुक गया। इस समय उसके हाथ में एक ट्रैवल जर्नल था। अमर लोगों से मिलने की यात्राएं। यह उस मिक्सलेनी का नाम था। इसे रॉयल लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर रखा गया था। दूसरे शब्दों में इस मिक्सलेनी की कीमत उन टॉप नॉच मार्शल आर्ट्स और बेमिसाल सीक्रेट टेक्निक से कम नहीं थी। सिर्फ नाम देखते ही जू वुआन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में अमर लोग भी हों? अगर यह ट्रैवल जर्नल लोगों के बीच एक छोटे से स्टॉल में होता तो जू वुआंग इसे सिर्फ बकवास ही समझता। लेकिन अब ये ट्रैवल जर्नल तीसरी मंजिल पर रखा गया था। रॉयल लाइब्रेरी पवेलियन इस पर बात करने लायक थी। जू वुआन की हरकतें धीमी हो गईं। जैसे ही उसने पुरानी किताबों के पन्ने पलटे जू वुआन के हाव भाव बदलने लगे। इस किताब का लेखक कोनेट दायरे के पीक पर एक बेमिसाल एक्सपर्ट था। उसकी ताकत पहले ही कोनेट दायरे की लिमिट तक पहुंच चुकी थी। ये कहा जा सकता था कि आगे कोई रास्ता नहीं था। लेकिन यह बेमिसाल एक्सपर्ट जो कोनेट दायरे के पीक पर था मार्शल आर्ट्स का दीवाना था। वह लंबे समय से हायर मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा था। लंबे समय तक कोई तरक्की न होने पर वह अपनी लिमिट को तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए पूरे सदर्न वेस्टलैंड में घूमने लगा। मेहनत रंग लाए। कुछ दशकों के बाद ज़ियानटियन दायरे के पीक पर इस बेमिसाल एक्सपर्ट को सच में अगले लेवल पर आगे बढ़ने का मौका मिला और वह था अमर रास्ता। मार्शल रास्ते के आखिर में पीक कौन था? अमर रास्ते का दरवाज़ा खोलना मुश्किल था। जब से उसे गलती से पता चला कि दुनिया में एक अमर दाव था, इस बेमिसाल एक्सपर्ट ने अमर दाव के निशानों का पता लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। आखिर में उसे सच में कुछ सुराग मिले। एक घने जंगल में ये बेमिसाल एक्सपर्ट असल में एक अजीब इंसान से मिला जो हवा और बारिश बुला सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह दूसरी पार्टी के पास पहुंच पाता, वह इंसान पहले ही जा चुका था। आगे के दशकों में इस बेमिसाल एक्सपर्ट ने ऐसे अजीब लोगों को भी देखा था जो उड़ सकते थे और दूर से आर्ट ऑफ थंडर का इस्तेमाल कर सकते थे। अफसोस, वह हर बार उससे चूक गया और आखिर में डिप्रेशन से मर गया। लेकिन मरने से पहले ये बेमिसाल एक्सपर्ट ये किताब पीछे छोड़ गया। जब उसने किताब पढ़ना खत्म किया तो जू वुआन बहुत देर तक चुप रही। उसका दिमाग खराब था और वह सोच रही थी कि क्या सच में मार्शल आर्ट में कोई अमर रास्ता है। डोंगयुआन कॉन्टिनेंट ऐसी दुनिया नहीं थी जहां मार्शल आर्ट्स की इज्जत होती थी, बल्कि एक फैंटेसी दुनिया थी जहां अमर रास्ते पर मुकाबला होता था, या ज़ियानिक्सिया की दुनिया थी। पहले जू वुआन को अभी भी इस बात की चिंता थी कि स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम उसके इनेट रेल्म के पीक पर पहुंचने के बाद उसके ब्रेक थ्रू पॉइंट को कितना बढ़ा देगा। अब जब उसने ये किताब पढ़ ली थी तो जू वुआन के दिल में कुछ अंदाजे थे। लेकिन अंदाजे तो बस अंदाजे थे। अब सबसे ज़रूरी बात इस बात को कन्फर्म करना था और देखना था कि क्या उसे पुरानी किताबों में कोई और तरीका मिल सकता है। इस तरह जब जू वुआन इनेट रेल्म की लिमिट तक पहुंचेगा तो उसके लिए आगे बढ़ने का चांस होगा। नहीं तो भले ही उसे ज़बरदस्ती ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स खिलाए जाएं, फिर भी ये ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स खो जाएंगे, जिससे बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स बेकार हो जाएंगे। आखिर जब किसी की ताकत अपने पीक पर पहुंच जाती है तो जू वुआन सिर्फ उस अजीब ताकत को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता था जिसे वह सोख नहीं सकता था ताकि वह फटकर मर न जाए। इसके अलावा क्योंकि उसे इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन की तीसरी मंजिल पर एक अमर की यात्राएं मिल गई थीं, तो उसे और भी सुराग और किताबें मिल सकती थीं। अगर तीसरे लेवल पर यह नहीं होता तो शायद वह चौथे लेवल में जाने का कोई तरीका सोच सकता था और देख सकता था कि अमर रास्ते तक जाने का कोई रास्ता है या नहीं। जू वुआन के टैलेंट और समझ के साथ जब तक कोई मोटा मोटा गाइड होता, जू वुआन उससे जुड़ी पुरानी किताबों का मतलब निकाल सकता था और आसानी से लिमिट पार करके ऊंचे लेवल पर जा सकता था। ये सोचकर जू वुआन थोड़ा एक्साइटेड हो गया। मार्शल आर्ट्स सच में पावरफुल थे, लेकिन अमर रास्ते के मुकाबले ये फिर भी बताने लायक नहीं थे।
अगर कोई आखिर तक मार्शल आर्ट सीख भी ले तो भी उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल ही होगी। हालांकि उनकी उम्र धरती पर रहने वाले लोगों से कुछ दशक ज़्यादा थी, फिर भी कौन शिकायत करेगा कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। ताकत का एहसास होने के बाद जू वयांग और भी ज़्यादा ताकत कैसे नहीं पाना चाहेगा। ये सोचकर जू वुवान का किताबें पलटने का मोटिवेशन और भी बढ़ गया। किताबें जू वुवान के हाथों से बहते पानी की तरह बहने लगीं। हर शब्द और वाक्य जू वुवान के दिमाग की गहराई में बस गया, जिसे फिर कभी भुलाया नहीं जा सका। जू वयांग, जिसकी याददाश्त बहुत तेज थी, भूलने के नियम को बिल्कुल नहीं मानता था। उसका दिमाग आम लोगों से अलग था। उसे बस एक बार याद करने की ज़रूरत थी और वह इसे ज़िंदगी भर नहीं भूलता था। जब शाम होने वाली थी तो जू वयांग रॉयल लाइब्रेरी से निकलकर क्राउन प्रिंस के महल की ओर वापस चला गया। जब वह टहल रहा था तो उसने पास की झील के किनारे कुछ महल की नौकरानियों को खेलते हुए देखा। ये सभी महल की नौकरानियां बहुत खूबसूरत थीं। अगर वे धरती पर होतीं तो उनमें से हर एक बेमिसाल खूबसूरत होती, जो 95 से ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर कर सकती थी। खासकर महल की एक नौकरानी जिसका चेहरा छोटा और गोल था। उसका लुक और भी शानदार था। शायद वह 100 पॉइंट्स के करीब थी। जू वुवान को जिस बात ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह ये थी कि यह गोल चेहरे वाली महल की नौकरानी थोड़ी बहुत उस सेलिब्रिटी झाओ जैसी दिखती थी जिसे वह धरती पर खास तौर पर पसंद करता था, लेकिन वह झाओ नाम की सेलिब्रिटी से 10 गुना ज़्यादा सुंदर थी। चाहे उसकी स्किन हो, फिगर हो या लुक हो, वे दोनों सेलिब्रिटी झाओ से कहीं ज़्यादा ताकतवर थीं, लेकिन वे थोड़ी बहुत उससे मिलती जुलती दिखती थीं। जू वुआन का दिल जोर से धड़क उठा। वह महल की कुछ शरारती नौकरानियों के पास गई और बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो? महाराज, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमारा काम हो गया है, इसलिए हम थोड़ी देर यहीं आराम करेंगे। महाराज, हम गलत थे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। महाराज, हम जानते हैं कि हम गलत थे। भले ही वह एक बेकार हिजड़ा क्राउन प्रिंस था, जू वुयान का रुतबा इतना था कि महल की ये छोटी नौकरानियां उसे इज्जतदार मानती थीं। वे सब डरी हुई और कांप रही थीं, जमीन पर घुटनों के बल बैठी थीं और आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। जू वुयान ने हाथ हिलाया और महल की छोटी नौकरानी को देखा जो सेलिब्रिटी झाओ जैसी दिखती थी। उठो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं। इस नौकरानी का नाम यंगयिंग है। प्यारी और प्यारी छोटी महल की नौकरानी ने डरते हुए कहा। यंगयिंग। जू वयांग हैरान रह गई। उसका नाम उस सेलिब्रिटी झाओ जैसा ही था। एक पल सोचने के बाद जू वयांग मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़ लिया। ये नाम अच्छा लग रहा है। अब से तुम अपना नाम झाओ यंगयिंग क्यों नहीं रखोगी? आज रात मेरे साथ क्राउन प्रिंस पैलेस वापस आओ। यंगयिंग जू वयांग की बात सुनकर हैरान रह गई। वह वहीं खड़ी रही। तुम तैयार नहीं हो? जू वुआन ने थोड़ा सा मुंह बनाया। नहीं 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 नहीं। झाओ यंगयिंग जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई। हाँ महाराज, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। मुझे अपना सरनेम देने के लिए शुक्रिया। नाइन झाओ इंपीरियल पैलेस में ज़्यादातर महल की नौकरानियों के सरनेम नहीं थे। क्राउन प्रिंस समेत कुछ ही लोग उन्हें सरनेम देने के काबिल थे। जू वुयान ने सिर हिलाया और झाओ यंगयिंग को क्राउन प्रिंस पैलेस ले गई। आज रात फिर से दुनिया की खुशियों का मजा लेने का समय था। जू वयांग और झाओ यंगयिंग को जाते देख महल की दूसरी नौकरानियों ने हिम्मत करके खड़े हो गए। उन्होंने झाओ यंगयिंग को जलन से देखा। यंगयिंग सच में बहुत खुशकिस्मत है कि उसे क्राउन प्रिंस ने चुना और तुरंत सरनेम दिया। हम इतने सालों से इंपीरियल पैलेस में रह रहे हैं, लेकिन हमें कभी इंपीरियल फैमिली के किसी सदस्य ने नहीं चुना। महल में बहुत सारी खूबसूरत औरतें हैं, लेकिन यंगयिंग का चेहरा आम अंडाकार चेहरा नहीं है। उसे नोटिस करना मुश्किल है। ये सच में अजीब है। शायद क्राउन प्रिंस को अंडाकार चेहरे वाली खूबसूरत औरतें बहुत पसंद आ गई हैं, इसलिए उन्हें यंगयिंग पसंद आ गई। यंगयिंग ने भी उसका फ़ायदा उठाया है। वह बस एक क्राउन प्रिंस है जिसे गद्दी से हटाया जाने वाला है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों की तुलना में ये क्राउन प्रिंस सबसे बुरा होना चाहिए। मुझे डर है कि यंगयिंग उसके साथ बच्चा भी नहीं कर पाएगी। जू वयांग ने इन छोटी महल की नौकरानियों की बातें नहीं सुनी और न ही उसने इसे दिल पर लिया। अपनी अभी की हालत को देखते हुए, भले ही वह अपाहिज था, वह ऐसा कोई नहीं था जिस पर ये छोटी महल की नौकरानियां चढ़ सकें। सिर्फ जू वयांग को ही उन पर फिदा हो गया था और उन्हें जू वयांग को चुनने का कोई हक नहीं था। बेशक, हालांकि कई महल की नौकरानियां गार्ड और हिजड़े क्राउन प्रिंस के महल से भाग गए थे, उनमें से ज़्यादातर दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों के जासूस थे। जू वयांग उन्हें रखने के मूड में नहीं था। अगर जू वयांग राजी होता तो इनमें से कोई भी भागने की हिम्मत नहीं करता। अगर ये लोग चले जाते तो जू वयांग के लिए अच्छा होता, तो जू वयांग उन्हें कैसे रख सकता था? क्राउन प्रिंस के महल में लौटने और शानदार खाने का मजा लेने के बाद जू वुआन झाओ यंगयिंग को बेडरूम में ले आया। सेक्स के एक राउंड के बाद उसने झाओ यंगयिंग को बेडरूम से बाहर भेज दिया और उसके रहने के लिए एक कमरा अरेंज कर दिया।
जू वुआन के सरनेम और फेवर देने से झाओ यंगइंग का स्टेटस भी भविष्य में बहुत सुधर गया था। कम से कम वह अब महल की छोटी नौकरानी नहीं थी। इसके बजाय एक महल की नौकरानी उसकी सेवा करेगी। झाओ यंगइंग के जाने के बाद जू वुआन ने चूजिया और लाई चुन को बुलाया। 1 घंटे बाद चूजिया और लाई चुन, जो पूरी तरह से कमज़ोर थे, प्रैक्टिस रूम में 2 खास जगहों पर खड़े थे जो जू वुआन पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार थे। इस बीच जू वुआन सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में घुसा और 9 ड्रैगन्स फिस्ट और तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक सीखना शुरू कर दिया। साथ ही वह दिन में देखी गई टॉप और बेमिसाल मार्शल आर्ट्स को समझ रहा था। बूम बूम बूम, जू वुआन ने सबसे पहले 9 ड्रैगन फिस्ट की प्रैक्टिस की। हर मूव और स्टांस नेचुरल था और इसकी पावर बहुत ज़्यादा और अजेय थी। यह आसानी से 1 मिलियन पाउंड से ज़्यादा का फोर्स लगा सकता था और यह आसानी से एक छोटे पहाड़ को भी नष्ट कर सकता था। छठे लेवल का 9 ड्रैगन फिस्ट जू वुआन के हाथों में आता जाता रहा, जिसने पूरे सीक्रेट ट्रेनिंग रूम को घेर लिया। इसने सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में हवा को ऐसे हिला दिया जैसे दुनिया ढह रही हो। 9 ड्रैगन फिस्ट की साधना करते समय दिन में पढ़ी गई फिस्ट टेक्निक मैनुअल जू वुआन के दिमाग में आईं। उसने उन्हें समझा और इंटीग्रेट किया, जिससे पहले से ही पावरफुल 9 ड्रैगन फिस्ट एक नए लेवल पर पहुंच गया। जैसे जैसे उसने दर्जनों फिस्ट आर्ट टाइप सीक्रेट आर्ट्स को समझा और इंटीग्रेट किया, जू वुआन को लगा कि उसे 9 ड्रैगन फिस्ट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिल गई है। उसकी साधना की स्पीड भी तेज़ होती जा रही थी, उसकी नॉर्मल स्पीड से कहीं ज़्यादा। जू वुआन, जो पवित्र पैदा हुआ था और जिसकी समझ कमाल की थी, जब उसने 9 ड्रैगन फिस्ट की साधना की तो वह पहले से ही बहुत तेज़ था। अब जब उसने ओरिजिनल बेस पर बहुत सुधार किया था तो उसकी स्पीड जियांगू के किसी भी मार्शल आर्ट जीनियस से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। जू वानहाओ को अचानक एहसास हुआ कि जैसे जैसे वह ज़्यादा से ज़्यादा फिस्ट टेक्निक मैनुअल समझ रहा था, 9 ड्रैगन फिस्ट के फ़ायदे और भी ज़्यादा होते जा रहे थे। इसने 9 ड्रैगन फिस्ट के सुधार और प्रोग्रेस को भी बढ़ावा दिया। चाकू को तेज़ करने से लकड़ी काटने के काम में देरी नहीं होगी। ये लिखा था। रंबल 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 डॉट डॉट। अज्ञात समय के बाद जू वुआन की 9 ड्रैगन फिस्ट जहां भी गुजरी वहां गरज की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे पूरे साधना चैम्बर में एक बवंडर आ गया हो और हवा का बहाव बिना रुके फट रहा हो। मुट्ठी की आवाज़ गरज जैसी थी। यह एक ज़रूरी निशानी थी कि उसने 9 ड्रैगन फिस्ट को 7वें लेवल तक सीख लिया था। दूसरे शब्दों में, जू वुआन पहले ही 9 ड्रैगन फिस्ट के 7वें लेवल तक पहुंच चुकी थी। वह अपने शरीर से 7 गुना ज़्यादा ताकत से हमला कर सकती थी और उसकी अटैक पावर बहुत डरावनी थी। 9 ड्रैगन फिस्ट बेमिसाल मार्शल आर्ट्स का शिखर था, जो पौराणिक लेवल की मार्शल आर्ट्स से बस आधा कदम दूर था। अगर वह इसे इस लेवल तक ले जाता तो शायद पूरे 9 झाओ कंट्री में बहुत कम लोग होते जिनकी ताकत जू वानहाओ से मुकाबला कर सकती। इसके अलावा जैसे जैसे जू वानहाओ ने 9 ड्रैगन फिस्ट में दूसरी फिस्ट टेक्निक का सार मिलाया, 9 ड्रैगन फिस्ट की ताकत और मजबूत होती गई। शायद ये जल्द ही एक पौराणिक लेवल की मार्शल आर्ट में बदल जाए। उस समय जू वुआन सिर्फ 9 ड्रैगन फिस्ट से पूरे 9 झाओ कंट्री को दबा सकता था। कम से कम पूरे जू रॉयल फैमिली में कोई और 9 ड्रैगन फिस्ट को इस लेवल तक बेहतर नहीं कर सका। सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में हुए हंगामे ने चूजिया और लाई चुन को पहले ही अलर्ट कर दिया था, जो बाहर पहरा दे रहे थे। भले ही क्राउन प्रिंस के बेडरूम में सीक्रेट ट्रेनिंग रूम एक खास बोल्डर से बना था जो आवाज़ को अलग कर सकता था, जू वुआन की प्रैक्टिस से हुआ हंगामा इतना ज़्यादा था कि उसने सीक्रेट ट्रेनिंग रूम को पहले ही हल्का सा हिला दिया था। सीक्रेट ट्रेनिंग रूम हिलता हुआ लग रहा है। लाई चुन, जिसने गलती से सीक्रेट कल्टीवेशन रूम की बाहरी दीवार को छू लिया था, हैरान रह गई। उसने हैरानी से उसे छुआ और अपना प्यारा सा छोटा सा चेहरा उससे चिपका दिया। अब उसे यह और भी साफ महसूस हो रहा था। चूजिया ने भी अपना चेहरा सीक्रेट ट्रेनिंग रूम से सटा लिया। उसी समय उसने एक छोटा सा ईयरपीस निकाला और उसे बाहरी दीवार पर लगा दिया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। चूजिया ने गरजने की साफ आवाज़ सुनी और उसका चेहरा बदल गया। उसने यकीन न होने पर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या हुआ? चूजिया के अजीब बर्ताव से लाई चुन घबरा गया, जो खुद को देखने से रोक नहीं सका। चूजिया ने जल्दी से रिसीवर रख दिया और जू वुआन का बचाव करते हुए कहा, मैंने भी कुछ सुना है। क्राउन प्रिंस अंदर अपने भारी हथियारों की प्रैक्टिस कर रहा होगा। उसने आसपास की दीवारों पर मारा होगा, इसीलिए वाइब्रेशन हो रहा है। हालांकि तेज तर्रार चूजिया को पहले ही कुछ ऐसी बातें पता चल गई थी जो जू वुआन छिपा रहा था। उसने अभी जो आवाज़ सुनी वह साफ तौर पर वही आवाज़ थी जो 9 ड्रैगन फिस्ट को 7वें लेवल पर उठाने पर निकल सकती थी। मुट्ठी की आवाज़ गरजने जैसी थी। चूजिया ने दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों से 9 ड्रैगन फिस्ट की कुछ खासियतें इत्तेफाक से ही सीखी थीं। उसने उस समय इसे याद कर लिया था, इसलिए वह पहचान सकती थी कि उसने अभी जो आवाज़ सुनी है वह क्या है। हालांकि चूशिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को सब लोग निकम्मा, हिजड़ा, काया और बेवकूफ़ समझते थे,
उस नाकाबिल क्राउन प्रिंस ने असल में चुपचाप 9 ड्रैगन फिस्ट को 7वें लेवल तक बढ़ा लिया था। पूरी दुनिया में 9 ड्रैगन फिस्ट में सबसे ज़्यादा अचीवमेंट वाला इंसान महल की गहराइयों से आया कोई पुराना पुरखा था। कहा जाता था कि वह मैड एम्परर का चाचा था, लेकिन उसने 9 ड्रैगन फिस्ट को सिर्फ 6ठे लेवल तक ही कल्ट किया था। लेकिन क्राउन प्रिंस सिर्फ 17 साल का था और उसने पहले ही 9 ड्रैगन फिस्ट को 7वें लेवल तक कल्ट कर लिया था। कोई सोच सकता था कि क्राउन प्रिंस का टैलेंट कितना कमाल का होगा। उसे याद आया कि जब उसे गलती से पता चला कि क्राउन प्रिंस ने 9 ड्रैगन फिस्ट को 3रे लेवल तक कल्ट किया है, तो सिर्फ आधा महीना ही बीता था। दूसरे शब्दों में, ये बहुत मुमकिन था कि क्राउन प्रिंस ने सिर्फ आधे महीने में ही 9 ड्रैगन फिस्ट को इस लेवल तक कल्ट कर लिया हो। ये कितना हैरान करने वाला था। चूजिया इतनी हैरान थी कि उसका छोटा शरीर थोड़ा कांप रहा था। पता चला कि जिस आदमी ने इतने कम समय में उसका रुख बदल दिया और उसे पूरे दिल से अपने पीछे चलने पर मजबूर कर दिया, वह कोई निकम्मा या बेवकूफ़ नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा टैलेंट था जो दुनिया से नहीं आया था। पूरे 9 झाओ कंट्री में शायद ही कोई दूसरा जीनियस था जो हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का मुकाबला कर सके। क्राउन प्रिंस खाई में छिपे ड्रैगन की तरह थे। चूजिया बहुत देर तक चुप रही। उसे लगा कि उसके और क्राउन प्रिंस के बीच का गैप पहाड़ के नीचे से पहाड़ की चोटी तक, खाए और 9 स्वर्गों तक बदल गया है। दूरी कभी खत्म नहीं होने वाली थी। दूसरे लोगों को लगा कि महल की नौकरानियां और दरबारी किसी निकम्मे इंसान के पीछे जा रही हैं जिसका कोई अच्छा भविष्य नहीं है, लेकिन सिर्फ चूजिया जानती थी कि वे किसी निकम्मे इंसान के पीछे नहीं जा रही थीं, बल्कि ज़मीन के नीचे छिपे एक जवान ड्रैगन के पीछे जा रही थीं। लेकिन चूशिया को भी नहीं पता था, या शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ज़ुवुआन अब रसातल में छिपी ड्रैगन नहीं थी, बल्कि वह पहले ही आसमान में उड़ चुकी थी और उसके पास ऐसी भयानक ताकत थी जिसे पूरे जियू झाओ किंगडम में कोई हरा नहीं सकता था। ठीक इसी वजह से ज़ुवुआन अपने कामों में ज़्यादा हिम्मत वाली थी। पहले के उलट उसे छिपे हुए साधना कक्ष में भी बहुत सावधान रहना पड़ता था, इस डर से कि कोई हादसा न हो जाए। 7वें लेवल का 9 ड्रैगन फिस्ट, परफेक्ट इल्यूजन गॉड सटेप, सेबर ड्रॉइंग टेक्निक की बड़ी सफलता, और त्यान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक जो छोटी सफलता के करीब थी। ज़ुवुआन के बेमिसाल मजबूत साधना फाउंडेशन और उसके बेदाग दाव फाउंडेशन से मिले फायदे के अलावा ज़ुवुआन की ताकत 9 झाओ नेशन के किसी भी बेमिसाल एक्सपर्ट से कहीं ज़्यादा थी। वह बेमिसाल एक्सपर्ट्स में एक बेमिसाल एक्सपर्ट थी। हालांकि उसने अभी तक एक भी इंसान को नहीं मारा था, लेकिन ज़ुवुआन पहले से ही अजेय था। ये देखकर कि चूजिया और कुछ कहने को तैयार नहीं था, लाई चुन ने अपने होंठ भींच लिए। चुक्सिया, मुझे पता है कि क्राउन प्रिंस सीधे सादे नहीं हैं। तुम्हें क्या मिला? गर्मियों की शुरुआत में मुझे लगता है कि बसंत आ गया है। लाई चुन ने अपने चेरी जैसे होंठ काटे। एक बार जब मैं बिस्तर पर थी तो मुझे हिज हाइनेस के शरीर में ताकत का उतार चढ़ाव महसूस हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिज हाइनेस को इनक्यूई की दुनिया में पहुंच जाना चाहिए था। आह! चूजिया हैरान रह गया और उसने हैरानी से जियांग चुन को देखा। चूजिया के हैरान चेहरे को देखकर लाई चुन भी हैरान रह गया। चुक्सिया, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम क्राउन प्रिंस की पहली औरत नहीं हो? मैंने ध्यान नहीं दिया और हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने भी मुझे नहीं बताया। चूशिया थोड़ा उदास था। मुझे तो बस इतना पता चला कि 9 ड्रैगन फिस्ट में हिज हाइनेस की उपलब्धियां हैरान करने वाली हैं, किसी भी राजकुमार और राजकुमारी से कहीं ज्यादा। ये भी अचानक पता चला। लाई चुन एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर प्यार से मुस्कुराया। हाँ, सही कहा, हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस इतनी ज़रूरी बात किसी को कैसे बता सकते हैं? भले ही हम उनके बेडमेट हों, लेकिन इससे पहले हम साफ तौर पर 38वें प्रिंस के जासूस थे। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने हमें न बताकर सही किया। इसके अलावा हमारी पहचान क्या है? हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस के सीने में पहाड़ों और नदियों का खतरा है। जब तक हम पागल सम्राट की मुसीबत से बच सकते हैं, हम भविष्य में ज़रूर 9 स्वर्गों में पहुंच जाएंगे। हम उनका आदर कैसे कर सकते हैं? हमें बस हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी सेवा करनी है और उस दिन का इंतजार करना है जब वे स्वर्ग जाएंगे। हाँ, चूजिया ने सिर हिलाया। क्राउन प्रिंस ने हम पर इतना भरोसा किया है कि हमें सीक्रेट ट्रेनिंग रूम की रखवाली करने दी। हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। दोनों औरतों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराईं। वे और भी गंभीर और चौकन्नी हो गईं। सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में, हालांकि ज़ुवुआन को नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि जैसे जैसे वह मजबूत होता जाएगा, सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते समय वह जो हंगामा करता था, वह भी बढ़ता जाएगा। देर सवेर लाई चुन और चुक्सिया को पता चल ही जाएगा। हालांकि इन दो नौकरानियों के लिए, जो उसके ट्रांसमाइग्रेट करने के बाद से उसका पीछा कर रही थीं और उसके लिए ज़ुवेंसी से कॉन्टैक्ट तोड़ दिया था, ज़ुवुआन को उन पर शुरू में भरोसा था। ठीक इसी वजह से उन्हें कल्टीवेशन के दौरान नज़र रखने के लिए कहा गया था। चूंकि उन्हें गार्ड रहने के लिए कहा गया था, इसलिए ज़ुवुआन को इस बात की चिंता नहीं थी कि वे किसी को बता देंगी। एक तरफ उसे नेचुरली इन दो नौकरानियों पर भरोसा था,
दूसरी तरफ ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जू वेयांग की ताकत पहले ही इस हद तक बढ़ चुकी थी। भले ही उसने सच में खुद को दे दिया हो तो क्या पागल सम्राट जू जेनवो अब उसका मुकाबला नहीं कर सका। शाही महल अब उसे रोक नहीं सकता था। जब तक जू वेयांग तैयार था वह किसी भी समय शाही महल से भाग सकता था और नाइन झाओ कंट्री में किसी को भी उसे पकड़ने नहीं दे सकता था। दक्षिणी बंजर जमीन इतनी बड़ी थी कि जू वुवान के लिए बचना आसान था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि जू वेयांग ने गुस्ताखी करने की हिम्मत की। वह एक दिन राजगद्दी हड़पने की साजिश भी रच सकता था। ऐसा करने से उसे बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल सकते हैं। 9 ड्रैगन फिस्ट के 7वें लेवल तक पहुंचने और अपने मौजूदा दायरे को स्थिर करने के बाद जू वुवान ने तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक की साधना शुरू की। हालांकि वह बहुत टैलेंटेड था, तियान्या मिंग्यू सेबर एक पौराणिक लेवल की मार्शल आर्ट थी। अगर जू वुवान इसे पूरी तरह से साधना करना चाहता था तो उसे कम से कम 1 या 2 महीने की ज़रूरत होती। इतना लंबा समय काफ़ी नहीं था। जू वेयांग जब साधना करता तो अपनी साधना को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ ब्रेक थ्रू पॉइंट भी सही तरीके से जोड़ता। सेबर टेक्निक हंस की तरह तेज थी और आसमान और चांद उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जू वुवान जल्द ही तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक की साधना में डूब गया। उसी समय दिन में पढ़ी गई सेबर टेक्निक की नियमावली उसके दिमाग में आ गई। इन सेबर टेक्निक नियमावली को समझते हुए उसने उदाहरण देकर तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक की साधना को भी बढ़ावा दिया। तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक की प्रोग्रेस और भी तेज थी। लगभग 2 घंटे बाद सीक्रेट कल्टीवेशन रूम में अचानक बाउंडलेस होराइजन दिखाई दिया। होराइजन के आखिर में एक चमकता हुआ चांद चमक रहा था। होराइजन अचानक दिखाई दिया और चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। ये तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक की स्मॉल सक्सेस की निशानी थी। लाखों ब्रेक थ्रू पॉइंट्स और जू वेयांग की कड़ी मेहनत से जू वेयांग ने कुछ ही दिनों में इस पौराणिक लेवल की मार्शल आर्ट को स्मॉल सक्सेस दायरे तक पहुंचा दिया था। इसकी पावर 6 टियर 9 ड्रैगन फिस्ट के बराबर थी। दिव्य हथियारों के सपोर्ट से ये 9 ड्रैगन फिस्ट से कहीं बेहतर था। होस्ट को बधाई कि तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार छोटे सक्सेस रेल में पौराणिक लेवल की मार्शल आर्ट तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक की साधना की। तुमने 10 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक की सफलता से जू वुवान को और 10 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले, जिससे जू वुवान की ताकत एक लेवल बढ़ गई। साथ ही उसे 1 मिलियन फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स भी मिले। जू वुवान मुस्कुराए और अपने मौजूदा रेलम को स्टेबल करने लगी। उसकी मुश्किल साधना में समय उड़ गया। जब सुबह होने वाली थी तभी जू वेयांग सीक्रेट साधना रूम से बाहर निकली और लाइचुन और चूजिया को आराम करने के लिए ले आए। आज रात दोनों औरतें पानी की तरह कोमल थीं। अगली सुबह नाश्ते के बाद जू वुवान बची हुई किताबें पढ़ने और याद करने के लिए फिर से रॉयल लाइब्रेरी गई। होस्ट को जिंदगी में पहली बार बेमिसाल मार्शल आर्ट द ग्रेट मून ब्रीज स्वॉर्ड टेक्निक पढ़ने के लिए बधाई। आपने 300,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार बेमिसाल मार्शल आर्ट द गोल्डन गेट जेड लॉक 36 सीक्रेट्स पढ़ने के लिए बधाई। आपने 300,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार बेमिसाल मार्शल आर्ट द इनएक्सप्लिकेबल सेबर टेक्निक पढ़ने के लिए बधाई। आपने 300,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। आज जू वुवान सबसे पहले उन बेमिसाल मार्शल आर्ट और सीक्रेट आर्ट्स को पढ़ने गया। आखिर ये बेमिसाल मार्शल आर्ट और सीक्रेट आर्ट्स उसे और ब्रेक थ्रू पॉइंट्स दिला सकते थे। पता नहीं कितने समय बाद जू वुवान की नज़र एक बेमिसाल सीक्रेट टेक्निक पर रुक गई। होस्ट को जिंदगी में पहली बार बेमिसाल सीक्रेट टेक्निक हेवन विशन अर्थ लिसनिंग सूत्र पढ़ने के लिए बधाई। आपको 300,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। इस सीक्रेट स्काउटिंग टेक्निक को देखकर, जिसे 9 झाओ इंपीरियल फैमिली में टॉप 3 में माना जाता था, जू वुवान को अचानक एहसास हुआ कि उसने अभी तक कोई सीक्रेट स्काउटिंग टेक्निक नहीं सीखी है। उसके लिए दुनिया घूमना काफ़ी मुश्किल था। चूंकि अब उसे इसका सामना करना पड़ा था, इसलिए वह इस हेवन विशन और अर्थ हियरिंग सूत्र को सीखेगा। एक बार जब ये बेमिसाल सीक्रेट स्किल पूरी तरह सीख ली गई तो कहा जाता था कि कोई भी भ्रम को पार कर सकता है और 10 मील दूर से आवाज़ें सुन सकता है। वे आसपास के मार्शल आर्टिस्ट की ताकत का भी आसानी से पता लगा सकते थे। इसका असर काफ़ी चौंकाने वाला था। जू वानवान ने इसे चुपचाप बेसिक लेवल तक सीखने के लिए हज़ारों ब्रेक थ्रू पॉइंट्स खर्च किए। फिर उसे लगा कि उसकी देखने और सुनने की शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई है। यहाँ तक कि उसकी बाकी 5 इंद्रियों की क्षमता भी बहुत बेहतर हो गई थी। भविष्य में अगर उसे कोई छिपकर हमला या हत्या का सामना करना पड़ा तो जू वुवान के लिए उनसे बचना बहुत आसान हो जाएगा। रॉयल लाइब्रेरी पवेलियन की रखवाली कर रहे ज़ियाटियन एक्सपर्ट्स को उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति उनकी नज़र में सिर्फ एक निकम्मा, हिजड़ा और डरपोक है। नाकाबिल क्राउन प्रिंस ने असल में उनकी नाक के नीचे चुपचाप बेमिसाल सीक्रेट टेक्निक हेवन विशन एंड अर्थ हियरिंग स्क्रिप्चर को सीखा था। इसमें उसे सिर्फ 1 मिनट लगा।
ये जानना ज़रूरी था कि यह बेमिसाल सीक्रेट स्किल सभी इन्वेस्टिगेटिव सीक्रेट स्किल में सबसे मुश्किल थी और इसकी ताकत भी सबसे ज़्यादा थी। पूरे 9 झाओ कंट्री में कुछ ही लोगों ने इसे कामयाबी से सीखा था। अब एक और इंसान था और वह था 17 साल का नौजवान। स्वर्गीय दृष्टि और सांसारिक श्रवण के शास्त्र में महारत हासिल करने के बाद लाइब्रेरी पवेलियन की रखवाली करने वाले इनेट एक्सपर्ट जू वुवान की नज़रों में ज़्यादा चौकस हो गए। अगर यह इत्तेफाक होता तो इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन की चौथी मंजिल में घुसना नामुमकिन नहीं था। हालांकि जू वुवान आसपास की रखवाली कर रहे ज़ियाटियन मास्टर्स से छिप सकती थी, लेकिन वह उस लाइन से नहीं छिप सकती थी जो एक मरी हुई चीज़ की तरह थी। इसलिए अगर वह इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल में घुसना चाहता था तो जू वियांग को अभी भी इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चारों ओर बने एरे फॉर्मेशन को तोड़ना था, या उसे खुद को बिना दिखाए एरे फॉर्मेशन की लेयर्स से गुजरने में सक्षम होना था और फिर इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल में सफलतापूर्वक घुसना था। एरे फॉर्मेशन के रास्ते को सीखने के लिए समय निकालना बेहतर था। दूसरों की तुलना में खुद पर भरोसा करना बेहतर था। इसके अलावा इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल में घुसना मना था। दूसरों को न बताना बेहतर था। इसके अलावा एरे फॉर्मेशन के दाव में महारत हासिल करने से जू वुवान को स्वर्गीय पवित्रता के महल में घुसपैठ करने और पागल सम्राट जू जेनवू की हत्या करने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए उसे एरे फॉर्मेशन का दाव सीखना था। अगर वह एरे फॉर्मेशन के दाव को कुछ हद तक सीख लेता तो जू वुवान भविष्य में खजाने खोद सकता था और अंडरग्राउंड महल का पता लगा सकता था। इन कामों से उसे काफ़ी ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल सकते हैं। थोड़ा मुस्कुराते हुए जू वुवान ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वह किताबें पलटती रही। उसने ज़्यादा से ज़्यादा किताबें याद की और उसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट मिले। समय धीरे धीरे बीतता गया। अनजाने में एक और दिन बीत गया। जू वुवान ने 40 मिलियन से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट पा लिए थे, 300 से ज़्यादा पुरानी किताबें याद कर ली थीं और उनमें से दर्जनों को समझ लिया था। जैसे जैसे वह ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी किताबें समझ रहा था, जू वियांग को एहसास हुआ कि दूसरी पुरानी किताबों को समझने की उसकी स्पीड और भी तेज़ थी। भले ही यह कुछ बेमिसाल मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट टेक्निक हो, उन्हें एक ही समय में याद करना और अच्छी तरह समझना मुमकिन था। इतनी स्पीड तो बस चौंकाने वाली थी। दुनिया के सभी मार्शल आर्टिस्ट को शर्म से लाल करने के लिए काफ़ी थी। ये बिल्कुल हेवन विशन एंड अर्थ लिसनिंग सूत्र जैसा था। दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को इसे समझने में सालों या दशकों लग जाते, लेकिन जू वियांग अच्छा था। सिर्फ 2 घंटों में उसने न सिर्फ इसे समझ लिया बल्कि इसकी बेसिक बातें भी सीख लीं। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि हेवनली विशन एंड अर्थली हियरिंग का धर्मग्रंथ सीधे तौर पर जू वियांग की लड़ने की ताकत नहीं बढ़ा सका, लेकिन यह जू वियांग की जान बचाने की काबिलियत, खजाना ढूंढने की काबिलियत और देखने की काबिलियत को धीरे धीरे बढ़ा सकता था। इन सब में बहुत सुधार हुआ था, जो जू वियांग की भविष्य में साधना और जिंदा रहने के लिए काफ़ी फायदेमंद था। ये कहा जा सकता है कि यह सबसे अच्छे सहायक सीक्रेट स्किल्स में से एक था और यह हर मार्शल आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी भी था। इसके अलावा हेवन विशन एंड अर्थ लिसन सूत्र का पोटेंशियल बहुत अच्छा था और जू वियांग के लिए भविष्य में इसमें और सीक्रेट स्किल्स और साधना टेक्निक मिलाना बहुत फ़ायदेमंद होगा। भले ही वह हेवनली विशन और अर्थली हियरिंग स्क्रिप्चर को बेहतर बनाता रहे, जू वियांग यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वह भविष्य में किस लेवल तक पहुंचेगा। हालांकि वह अंदाज़ा लगा सकता था। उदाहरण के लिए क्लेयरवॉयंट, उदाहरण के लिए क्लेयरऑडियंट, और भी मजबूत। अगले कुछ दिनों में जू वुवान रॉयल लाइब्रेरी में किताबें पलटती रही। थोड़े ही समय में उसने 2000 से ज़्यादा किताबें याद कर ली थीं। इस स्पीड से वह अगले 3 से 4 दिनों में सभी किताबें याद कर लेगी। दिन में वह किताबें याद करता था और रात में साधना करता था। जैसे जैसे वह ज़्यादा से ज़्यादा किताबें समझता गया, जू वियांग की नई किताबें समझने की स्पीड भी तेज़ होती गई। आखिरकार दुनिया की सभी मार्शल आर्ट्स में कुछ न कुछ कॉमन था। जब जू वियांग ने काफ़ी किताबें समझ लीं तो उसके लिए दूसरी किताबें समझना बहुत आसान हो जाएगा। कई टॉप नॉच मार्शल आर्ट्स और बेमिसाल मार्शल आर्ट्स को सिर्फ एक बार देखने की ज़रूरत थी। वे न सिर्फ इसे याद रख सकते थे बल्कि इसे अच्छी तरह से समझ भी सकते थे। जब वह पुरानी किताबों को समझ रहा था तो जू वुवान साधना की तकनीकें और सीक्रेट आर्ट सीखना नहीं भूला। चाहे वह 9 ड्रैगन फिस्ट हो, सेबर ड्राइंग आर्ट हो, त्यान्या मिंग्यू सेबर आर्ट हो, हिडन आर्ट हो या हेवनली विशन एंड अर्थली हियरिंग सूत्र हो, वे सभी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। बहुत जल्द जू वानहाओ ने छिपी हुई तकनीक को परफेक्ट तरीके से सीख लिया। ये धीरे धीरे ग्रीन ड्रैगन मस्टर्ड में मिलने लगी और हिडन ड्रैगन मस्टर्ड में बदल गई। इसे एक हाई ग्रेड पौराणिक सीक्रेट तकनीक कहा जा सकता है। ब्रेक थ्रू पॉइंट्स के एक हिस्से की मदद से हेवनली विशन एंड अर्थली हियरिंग स्क्रिप्चर भी स्मॉल सक्सेस रेलम तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया था, जिससे वह आसानी से दूसरों के भेस को देख सकता था। इस दौरान जू वुवान ने लगभग 300 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए थे। इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की मदद से जू वुवान की ताकत इनेट रेलम की लिमिट के और करीब आ रही थी।
इस समय पूरे सदर्न वेस्टलैंड में शायद ही कोई दूसरा मार्शल आर्टिस्ट था जिसकी इनेट इंटरनल वाइटलिटी जू वानहाओ के बराबर हो। लोअर डेंटियन में वेस्ट सी इनर एसेंस पहले ही 80 मील के रेडियस तक फैल चुका था। नॉर्मल हालात में ज़ियानटियन दायरे के पीक पर एक बेमिसाल एक्सपर्ट का लोअर डेंटियन में सिर्फ 20 मील से ज़्यादा का रेडियस होता। हालांकि जू वानहाओ को अभी इनेट दायरे की लिमिट तक साधना करनी थी, लेकिन वह पहले से ही कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। जब जू वुवान इनेट दायरे की लिमिट तक साधना करेगा तो उसके शरीर में वेस्ट सी इनर एसेंस एक बड़ी झील और समुद्र की तरह 100 मील के रेडियस तक फैल सकता है। ये 9 मेजर चक्र मेरिडियन के साथ कभी न खत्म होने वाला सर्कुलेट करेगा और इनेट इनर एसेंस लगभग कभी न खत्म होने वाला होगा। अनंत सागर के विशाल अंदरूनी सार के पोषण से उसके शरीर की पूरी क्वालिटी भी हर तरफ बढ़ गई थी। वह कुछ सबसे खूंखार जानवरों जैसा था और आम तलवारें जू वुवान को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती थीं। हालांकि धरती पर बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट्स के लिए जू वुवान को अब भी लगता था कि इस तरह की फिजिकल फिटनेस काफ़ी नहीं थी। अगर उसे भविष्य में कोई सही बॉडी बिल्डिंग मार्शल आर्ट मिल जाए तो जू वुवान अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए कुछ करने को तैयार थी और उसकी जान बचाने की काबिलियत और भी कमाल की होगी। सिर्फ एक चीज़ जिसने जू वानहाओ को थोड़ा उदास कर दिया था वह ये थी कि उसे ट्रैवल्स ऑफ एनकाउंटरिंग एन इमोर्टल जैसी कोई किताब नहीं मिली थी। जू वानहाओ को अभी भी तथाकथित अमर रास्ते के बारे में कई शक थे और वह ये कन्फर्म नहीं कर पा रही थी कि यह सच है या नहीं। तीसरे लेवल पर किताबें पलटने के बाद जू वुवान ने दूसरे लेवल पर किताबें पलटते हुए अमर दाव से जुड़ी कोई किताब देखने के लिए एरे फॉर्मेशन के दाव की साधना करने की तैयारी की। जू वयांग की अभी की साधना की स्पीड से वह जल्द ही इनेट रेल्म की लिमिट तक पहुंच जाएगा। उस समय वह ज़रूर अपना ब्रेक थ्रू पॉइंट बर्बाद कर देगा, इसलिए उससे पहले जू वयांग को कोई हल निकालना था। इस दिन जू वुवान के नाश्ता करने के बाद वह हमेशा की तरह रॉयल लाइब्रेरी गई और तीसरी मंजिल पर बची हुई सैकड़ों किताबें पढ़ती रही। 4 घंटे पढ़ने के बाद जू वयांग की आंखें चमक उठीं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार बेमिसाल आइस हॉट आर्ट पढ़ने के लिए बधाई। आपने 500,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट हासिल किए हैं। यह एक बेमिसाल सीक्रेट टेक्निक थी जो किसी के सेंस को बढ़ा सकती थी। दूसरे शब्दों में यह एक बेमिसाल सीक्रेट टेक्निक थी जो किसी की मेंटल पावर को बढ़ा सकती थी। लेकिन जू वुवान ने पहले भी कुछ ऐसी अनोखी सीक्रेट टेक्निक पढ़ी थी जिनसे किसी की मेंटल पावर बढ़ सकती थी। भले ही यह उनमें सबसे ऊंचा लेवल था, लेकिन जू वुवान का आपा खोने के लिए ये काफ़ी नहीं था। जू वानहाओ के ऐसा होने का मुख्य कारण ये था कि इस अनोखी सीक्रेट टेक्निक के आखिरी कुछ पन्नों को अमर रास्ते से जुड़ी बातों के लिए अपग्रेड किया गया था और इसका कंटेंट अमर मुठभेड़ की यात्राओं के कंटेंट से भी ज़्यादा गहरा था। पुरानी किताबों के इन कुछ पन्नों के अनुसार सच में कॉर्नेट दायरे से ऊपर मार्शल आर्ट का कोई रास्ता नहीं था। अगर उसे और बेहतर होना था तो उसे यह करना होगा। मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते पर आना। मार्शल आर्ट की लिमिट अमर होना थी। अगर कोई अमर रास्ते पर कदम रखना चाहता था तो सबसे पहले उसे आसमानी रुकावट को तोड़ना था। तभी कोई अमर रास्ते पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता था। अमर रास्ता अंतहीन था। एक बार कोई इसमें कदम रख लेता तो उसे हमेशा जीने का मौका मिलता, आसमान और धरती जितना लंबा जीने का और सूरज और चांद से मुकाबला करने का। हालांकि पुराने ज़माने से ही अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट थे जो ज़ियानटियन दायरे की सीमाओं को तोड़कर अमर दाव में कदम रखना चाहते थे। बदकिस्मती से 10,000 में से सिर्फ एक ही कामयाब हो पाता था। सिर्फ मार्शल आर्ट के जरिए दाव में घुसने के तरीके ने ही अनगिनत ज़ियानटियन दायरे के मार्शल आर्टिस्ट को रोक दिया था। इस आइस हार्ट फॉर्मूला में यह नहीं लिखा था कि मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में कैसे घुसना है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि अगर कोई मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में घुसना चाहता है तो उसके पास मजबूत मेंटल पावर होनी चाहिए। कम से कम उसे आइस हार्ट फॉर्मूला को 9वें लेवल तक साधना करनी होगी। तभी मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में कामयाबी से घुसने या अपनी मेंटल पावर को काफ़ी ऊंचे लेवल तक बढ़ाने के लिए दूसरे मेंटल साधना के तरीकों को अपनाने की कुछ संभावना होगी। इसके अलावा जू वुवान के लिए आइस हार्ट फॉर्मूला में एक और बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शन था। इसका मतलब था कि जब तक ज़ियानटियन दायरे का मार्शल आर्टिस्ट अपने ज़ियानटियन इन युआन को झील या समुद्र की तरह लिमिट तक नहीं ले जाता तब तक वह उसे क्रिस्टलाइज करने की कोशिश नहीं कर सकता था। जब तक वह अंदरूनी एनर्जी को क्रिस्टलाइज कर सकता था वह इन अंदरूनी क्रिस्टल को सब्लिमेट कर सकता था और अमरता के रास्ते पर कदम रख सकता था जब तक उसे कोई सही तरीका मिल जाता। हालांकि उसे अभी मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में आने का तरीका मिलना बाकी था, लेकिन ये पॉइंटर्स बहुत ज़रूरी थे। उन्होंने अमर रास्ते के होने को और पक्का किया। जाहिर है जू वयांग ऐसी बेमिसाल सीक्रेट टेक्निक को नहीं छोड़ेगा। क्राउन प्रिंस पैलेस लौटने के बाद उसने इसे साधना शुरू कर दिया और जल्द से जल्द 9वें लेवल तक पहुंचने की तैयारी करने लगा ताकि मार्शल आर्ट के साथ दांव में आने पर वह इसका इस्तेमाल कर सके। बेमिसाल सीक्रेट टेक्निक के टॉप बैच में से एक होने के नाते ये भी कहा जा सकता है कि यह पौराणिक लेवल की सीक्रेट टेक्निक के दायरे में आधा कदम था।
आइसहार्ट टेक्निक को साधना बहुत मुश्किल थी, जो 9 ड्रैगन फिस्ट और एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट की साधना की मुश्किल से कहीं ज़्यादा थी। ये त्यान्या मिंग्यू सेबर और वास्ट सी एसेंस कोडेक्स की साधना की मुश्किल के बराबर भी थी। ये सिर्फ एक बेमिसाल सीक्रेट स्किल थी, लेकिन ये पहले से ही बहुत मुश्किल थी। इसलिए ऐसा लगता था कि जू रॉयल फैमिली का कोई भी शिष्य पिछले सैकड़ों सालों में इसे साधना में कामयाब नहीं हुआ था। इस बारे में कि क्या किसी ने चुपके से कामयाबी से साधना की थी, जू वुयान को पक्का नहीं पता था। हालांकि जू वुयान ने इसे पहले लेवल तक बढ़ाने के लिए ही लाखों ब्रेकथ्रू पॉइंट खर्च कर दिए थे। यह उन पुरानी कहानियों वाले लेवल के मार्शल आर्ट्स के बराबर था। जू वुयान के टैलेंट और काबिलियत के बावजूद पहले लेवल को साधना में कम से कम कुछ दिन तो लगते ही थे। कोई जितना ज़्यादा साधना करेगा, यह उतना ही मुश्किल होता जाएगा। जब बाद के लेवल की बात आई तो जू वुयान को शायद सफलतापूर्वक कल्टीवेट करने के लिए कुछ महीने बिताने होंगे। जू वुयान इतने लंबे समय तक इंतज़ार कैसे कर सकता था? एक पल सोचने के बाद जू वुयान ने आइसहार्ट फॉर्मूला को बेहतर बनाने के लिए ब्रेकथ्रू पॉइंट का इस्तेमाल करने का फैसला किया। आखिरकार उसके पास अब काफ़ी फ्री ब्रेकथ्रू पॉइंट थे। वह उन्हें ऐसे ही बिना इस्तेमाल किए नहीं छोड़ सकता था। जब उसे उनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो वह कंजूस नहीं हो सकता था। होस्ट को बधाई, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार पीयरलेस सीक्रेट मेंटल एनर्जी स्पेल आइसहार्ट स्पेल को पहले लेवल पर अपग्रेड किया। आपको 600,000 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जैसे जैसे आइसहार्ट 8 पहले लेवल पर आगे बढ़ा, जू वुयान को साफ महसूस हुआ कि उसकी सेंसिंग एबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। हेवनली विशन एंड अर्थली हियरिंग सूत्र की पावर भी काफ़ी बढ़ गई थी। आसपास सब कुछ साफ हो गया। हवा की आवाज़, पानी की आवाज़, कीड़ों की चहचहाहट, जैसे कि यह उसके कान के पास हो। जू वुयान हवा के बहाव के उतार चढ़ाव को भी हल्का हल्का महसूस कर सकती थी। इसके अलावा आइसहार्ट सीक्रेट आर्ट की कल्टीवेशन के बाद यह एक मार्शल आर्टिस्ट को लंबे समय तक दिल बर्फ जैसा साफ रहने दे सकता था, जो मार्शल आर्टिस्ट की कल्टीवेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद था। उसके शरीर में इटर्नल सी इंटरनल एसेंस भी उसके हाथ जैसा होता गया और उसे कंट्रोल करना आसान हो गया। साथ ही वह अपने शरीर को पोषण देने के लिए इटर्नल सी इंटरनल एसेंस को भी असरदार तरीके से कंट्रोल कर सकता था, जिससे वह और भी तेज़ी से बेहतर हो सके। आइसहार्ट का असर सीक्रेट आर्ट कमाल का था और इससे जू वुयान सच में बहुत खुश हो गई। दूसरे लेवल पर आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी ब्रेकथ्रू पॉइंट को देखते हुए वह लगभग 3 मिलियन था। जू वुयान ने इसके बारे में सोचा और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे ब्रेकथ्रू पॉइंट आता गया, आइसहार्ट टेक्निक बहुत तेज़ी से बेहतर होती गई। जू वुयान पूरी तरह से उस पर फोकस कर रही थी, आइसहार्ट टेक्निक में सुधार महसूस कर रही थी। कुछ समय बाद जू वुयान को अपने दिमाग में एक खास शक्ति तैरती हुई महसूस हुई। ये शक्ति हल्की, छिपी हुई और रहस्यमयी थी। उन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता था। हालांकि वे इसे महसूस कर सकती थीं, लेकिन वे इसे बिल्कुल भी हिला नहीं सकती थीं। अगर जू वुयान का अंदाज़ा सही था तो ये शक्ति मेंटल पावर होनी चाहिए। मेंटल पावर की मदद से जू वुयान का अपने शरीर पर कंट्रोल, अपने आसपास की चीज़ों की खोज और मार्शल आर्ट्स की उसकी समझ, ये सब एक बहुत बड़े लेवल तक बढ़ गए थे। अदृश्य जू वुयान की लड़ने की शक्ति कई गुना से ज़्यादा बढ़ गई थी और उसकी जान बचाने और भागने की क्षमता और भी बढ़ गई थी। होस्ट को बधाई, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार पीयरलेस सीक्रेट मेंटल एनर्जी टेक्निक आइसहार्ट टेक्निक को दूसरे लेवल तक बढ़ाया है। तुम्हें 1300,000 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जू वुयान मुस्कुराया और आइसहार्ट टेक्निक को फिर से अपग्रेड किया। इस बार उसे 10 मिलियन ब्रेकथ्रू पॉइंट्स चाहिए थे। जैसे जैसे ब्रेकथ्रू पॉइंट तेज़ी से खत्म हो रहा था, उसके दिमाग में अजीब सी मेंटल पावर और मजबूत होती जा रही थी। यह जू वुयान के दिमाग में घूमती रही और लगातार जू वुयान के सेंस को बेहतर बनाती रही। उसी समय जू वुयान को धीरे धीरे पता चला कि वह धीरे धीरे इस मेंटल पावर को कंट्रोल कर सकती है। यह आइसहार्ट सीक्रेट्स के तीसरे लेवल का एक ज़रूरी संकेत भी था। जैसे जैसे उसकी मेंटल पावर भटकती गई, जू वुयान को अपने दिमाग में गहरे छिपे निवान पैलेस का भी पता चला, जो तथाकथित अपर डेंटियन भी था। हालांकि अपर डेंटियन के चारों ओर ग्रे ब्लैक धुंध की परतें थीं। ये लोअर डेंटियन पर मौजूद पावर से भी ज़्यादा पावरफुल थी। आइसहार्ट सीक्रेट आर्ट के अनुसार एक बार जू वुयान ने आइसहार्ट सीक्रेट आर्ट को 7वें लेवल तक कल्टीवेट किया और ऊपर वह अपने ऊपरी डेंटियन में कन्फ्यूज़न को बाहर निकालने की कोशिश कर सकता था। वहां से वह अपने निवान पैलेस को सफलतापूर्वक खोल सकता था, जिससे उसकी मेंटल पावर आसानी से पैलेस में जा सके और सुधार में एक छलांग लगा सके। जू वानहाओ की अभी की मेंटल पावर के साथ अगर वह निवान पैलेस के पास पहुंच जाता तो कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके भाग जाना ज़्यादा ज़रूरी था। जू वानवान ने अपनी मेंटल पावर को कंट्रोल किया और ब्रेकथ्रू पॉइंट से बदली हुई कुछ अजीब पावर को सोख लिया। आइसहार्ट टेक्निक के तीसरे लेवल को स्टेबल करने के बाद वह रुक गई और इम्प्रूव नहीं हुई।
इसके बाद उसे अपनी मेंटल पावर में अचानक बढ़ोतरी के हिसाब से ढलने के लिए कुछ समय बिताना होगा। साथ ही उसे ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए कुछ फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स भी छोड़ने होंगे। वह आइसहार्ट 8 पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता था। आखिर जू वुवान के फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स लिमिटेड थे। हालांकि मेंटल पावर में भारी बढ़ोतरी से जू वुवान की कॉम्बैट स्ट्रेंथ सीधे तौर पर नहीं बढ़ी, लेकिन इसने इनडायरेक्टली जू वुवान की ओवरऑल स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा दिया। यह उसकी बाद की कल्टीवेशन के लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल था। चाहे वह अपनी जान बचाने के लिए हो, भागने के लिए हो, या मार्शल आर्ट्स, सीक्रेट टेक्निक वगैरह कल्टीव करने के लिए हो, आइसहार्ट फॉर्मूला का तीसरा लेवल कमाल की पावर निकाल सकता था। इससे जू वुयान का फाउंडेशन भी काफ़ी बढ़ गया, जिससे जू वुयान का साधना का रास्ता आसान हो गया। अगले कुछ दिनों में कई मार्शल आर्ट्स की साधना करते हुए जू वुवान ने लाइब्रेरी पवेलियन के तीसरे लेवल की सभी किताबें याद कर लीं और लाखों ब्रेकर थ्रू पॉइंट कमाए। वह इनेट रेल्म की लिमिट तक पहुंचने के और करीब पहुंच रही थी। इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के पहले 3 लेवल की सभी किताबें याद करने के बाद जू वुवान किताबें पढ़ने के लिए दूसरे लेवल पर नहीं गई। इसके बजाय उसने पहले अपने एरेडाओ को बेहतर बनाने और इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल में घुसने की तैयारी की। जू वुयान की ताकत इनेट रेल्म की लिमिट तक पहुंचने वाली थी। भले ही अंदर के सार के क्रिस्टलाइजेशन में कुछ देर हो सकती थी, लेकिन जू वुयान को ऊंचे लेवल तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर उसे इससे पहले मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में आने का तरीका नहीं मिला होता तो जू वुयान कई ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स बर्बाद कर देता। यह अब वह समय नहीं था जब जू वुयान अभी नाइन झाओ इंपीरियल पैलेस में आया था। जू वुयान को डर था कि वहां काफ़ी ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स नहीं होंगे तो वह उन्हें कैसे बर्बाद कर सकती थी। इसलिए उसे पहले अपने एरेडाओ को बेहतर बनाना था और इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल में घुसकर देखना था कि क्या कोई मैनुअल और कल्टीवेशन टेक्निक है जिनका इस्तेमाल मार्शल आर्ट्स के जरिए डाओ में आने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा खजाने चुराने के अलावा एरे फॉर्मेशन के डाओ को कल्टीवेट करने के कुछ और भी अचानक इस्तेमाल थे। इसके अलावा ये खास इस्तेमाल भविष्य में जू वुयान के लिए बहुत मददगार साबित होंगे, जिससे जू वुयान की ताकत एक सुपर रॉकेट की तरह उड़ सकेगी। जू वानहाओ के दिमाग में एक एरे फॉर्मेशन मैनुअल आया और उसने इस एरे फॉर्मेशन मैनुअल को समझना और कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन पर पुरानी किताब का नाम था। इसमें फॉर्मेशन के सीखने वालों से लेकर टॉप फॉर्मेशन मास्टर्स तक के साधना के तरीकों के बारे में डिटेल में लिखा था। इसे नाइन झाओ देश में नंबर 1 फॉर्मेशन पुरानी किताब के तौर पर जाना जाता था और इसकी कीमत टॉप बेमिसाल मार्शल आर्ट के बराबर थी। कुछ व्यू रचना मास्टर्स की नज़र में स्वर्ग और पृथ्वी व्यू रचना की कीमत किसी भी पौराणिक लेवल की मार्शल आर्ट से कम नहीं थी। जब तक कोई इस स्वर्ग और पृथ्वी व्यू रचना को अच्छी तरह समझ सकता है, वह सबसे मजबूत व्यू रचना की नींव बना सकता है और टॉप क्लास व्यू रचना मास्टर बन सकता है। उनके लिए नाइन झाओ में पहला स्थान पाना नामुमकिन नहीं था। हालांकि कुछ ही लोग थे जो इतने सालों में इसे पीक तक साधना कर पाए। हालांकि उनमें से हर कोई जियू झाओ देश का एक पीढ़ी का व्यू राजा था और मार्शल दुनिया के टॉप 10 बेमिसाल एक्सपर्ट्स के साथ मुकाबला करने के काबिल था। अगर उन्हें काफ़ी समय और हालात दिए जाएं, तो ये एरे किंग्स अकेले ही दर्जनों बेमिसाल एक्सपर्ट से भी लड़ सकते थे। इसलिए थोड़ा सोचने के बाद जू वुयान ने एरे फॉर्मेशन के दाव को सीखने के लिए मुख्य मैनुअल के तौर पर हेवन एंड अर्थ एरे को चुना। जू वुयान के टैलेंट और समझ के साथ हेवन एंड अर्थ एरे के बेसिक लेवल को सीखना मुश्किल नहीं था, और यह भी कि जू वुयान को ब्रेकर थ्रू पॉइंट की मदद मिली थी। वह ब्रेकर थ्रू पॉइंट का इस्तेमाल उन जगहों पर ज़बरदस्ती आगे बढ़ने के लिए कर सकता था जहां बहुत समय लगता था। इसलिए जू वुयान को हेवन एंड अर्थ एरे की बेसिक बातें सीखने में बस कुछ ही घंटे लगे। साथ ही इसका मतलब ये भी था कि जू वुयान एक ऑफिशियल एरे अप्रेंटिस बन गया था। होस्ट को बधाई कि उसने ज़िंदगी में पहली बार पीयरलेस एरे फॉर्मेशन मैनुअल में महारत हासिल कर ली है। आपने 5000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। ताकत के महत्व के कारण 80% ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जू वुयान ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि वह सिर्फ एरे फॉर्मेशन की बेसिक बातें सीखकर और एरे फॉर्मेशन के सबसे निचले लेवल के अप्रेंटिस बनकर 5 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि एरे फॉर्मेशन के रास्ते का पोटेंशियल चौंकाने वाला था। एक फॉर्मेशन अप्रेंटिस इतने सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स ला सकता है। जब वह लगातार बेहतर होता गया तो वह कितने ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल कर सकता था। जैसे ही जू वुयान इस वेव के ब्रेकर थ्रू पॉइंट को समझने वाला था, उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगा कि उसने कुछ नज़रअंदाज कर दिया है। एक पल सोचने के बाद जू वुयान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा। होस्ट को बधाई, जिंदगी में पहली बार पीयरलेस एरे फॉर्मेशन मैनुअल में मास्टरी करने के लिए आपने 5000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 80% ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए अपने आप इस्तेमाल हो जाएंगे।
जू वुवान की नज़र 80% शब्द पर पड़ी और धीरे धीरे रुक गई। पहले ब्रेकर थ्रू पॉइंट मिलने के बाद क्या 90% ब्रेकर थ्रू पॉइंट अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था? अचानक ब्रेकर थ्रू पॉइंट का 80% अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए क्यों इस्तेमाल होने लगा? क्या हो रहा था? क्या उसने अभी कुछ किया था? जू वुवान ने सोचा और महसूस किया कि अभी उसने जो कुछ भी किया था उसमें से ऐसा लग रहा था कि उसने हेवन एंड अर्थ एरे में बस थोड़ी बहुत मास्टरी हासिल की थी और एरे फॉर्मेशन का ट्रेनी बन गया था। उसने और कुछ नहीं किया था। लेकिन स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स के बंटवारे में बदलाव क्यों किया? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह एक एरे फॉर्मेशन अप्रेंटिस बन गया था? होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सिस्टम के ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स के बंटवारे के पीछे की सच्चाई का पता लगाया। आपको 10,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 80% ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। जू वानवान ने ठंडी सांस ली। तो सच में ऐसा ही था। एरे फॉर्मेशन अप्रेंटिस बनने के बाद स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम द्वारा ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स के बंटवारे में सच में बहुत बड़ा बदलाव आया था और इसे स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने भी पहचान लिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने देखा कि उसने एक और सब क्लास में महारत हासिल कर ली है और फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स का बंटवारा 10% बढ़ा दिया ताकि जू वुवान अपनी सब क्लास को और बेहतर बना सके? ऐसा ही होना चाहिए। जू वुयान मुस्कुराया। इस दौरान उसने कई तरीके इस्तेमाल किए, जैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए उसका इस्तेमाल करना या कुछ खास सीक्रेट टेक्निक आजमाना। आखिर में उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। धीरे धीरे जू वुयांग ने भी हार मान ली। पहाड़ और नदियां भारी हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। विलो के पेड़ गहरे हैं और फूल चमकीले हैं। एक और गांव है। जू वानवान को उम्मीद नहीं थी कि अगर वह स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से मिले ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स का हिस्सा बदलना चाहती है तो उसे असल में किसी दूसरे सब प्रोफेशन में मास्टर बनना होगा। तभी वह और ज़्यादा फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स पा सकेगी। ये सच में सोचा भी नहीं जा सकता था। जू वानवान के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसके सामने एक सुनहरा रास्ता आ गया हो। ऐसे में क्या वह और सब प्रोफेशन में मास्टर बन सकती है और सभी ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स को जितना हो सके बांटने की आज़ादी पा सकती है? ये सोचकर जू वुवान के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उसे तुरंत एक एल्केमी मैनुअल याद आया और वह एल्केमी सीखना शुरू करने के लिए तैयार हो गई। साथ ही उसने महल की नौकरानियों से एल्केमी के लिए ज़रूरी औजार और सामान तैयार करने को कहा। जू वुवान की कड़ी मेहनत से उसने एक बेमिसाल एल्केमी मैनुअल सीखने और एल्केमी का ट्रेनी बनने में पूरे 6 घंटे लगाए। होस्ट को ज़िंदगी में पहली बार बेमिसाल एल्केमी मैनुअल एलिक्सिर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ऑल थिंग्स को सीखने के लिए बधाई। आपको 5,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 70% ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। होस्ट को ज़िंदगी में पहली बार अप्रेंटिस एल्केमिस्ट बनने के लिए बधाई। आपको 10,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 70% ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। जू वुवान मुस्कुराया। उसका अंदाज़ा सही था। ज़्यादा सब क्लास में मास्टर करना सच में ज़्यादा फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स पाने के लिए फ़ायदेमंद था। चूंकि वह पहले ही एल्केमी के बेसिक लेवल पर पहुंच चुका था, इसलिए वह आगे जाकर फोर्जिंग की कला में मास्टर होगा। जू वुवान ने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। 4 घंटे से ज़्यादा समय के बाद उसने बेमिसाल फोर्जिंग मैनुअल हेवनली साइकिल स्टार आर्टिफैक्ट में भी महारत हासिल कर ली थी। जू वुवान ने ऑफिशियली लोहार बनने की दहलीज पर कदम रख दिया था। पीयरलेस स्मिथिंग मैनुअल में हेवनली साइकिल स्टार आर्टिफैक्ट के पहले लेवल को सफलतापूर्वक कल्टिवेट करने के लिए होस्ट को बधाई। आपको 5,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत के महत्व के कारण 60% ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए अपने आप इस्तेमाल हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार ब्लैकस्मिथ अप्रेंटिस बनने के लिए बधाई। आपको 10,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत के महत्व के कारण 60% ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए अपने आप इस्तेमाल हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जू वुवान जोर से हंसा। इस बार वह सच में अमीर होने वाला था। अगर वह सभी फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स को आसानी से कंट्रोल कर पाता तो जू वुवान की ज़िंदगी भविष्य में बहुत बेहतर होती। थोड़ी देर सोचने के बाद जू वुवान ने बॉटनी सीखना शुरू किया। जल्द ही उसने बेमिसाल 100 पौधों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया और एक क्वालिफाइड माली बन गई। होस्ट को ज़िंदगी में पहली बार बेमिसाल मैनुअल 100 पौधों का रिकॉर्ड उगाने के लिए बधाई। आपको 2,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 60% ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। होस्ट को ज़िंदगी में पहली बार क्वालिफाइड किसान बनने के लिए बधाई।
आपको 5000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 60% ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर जुववान थोड़ा हैरान रह गया। क्या बॉटनी कोई सब प्रोफेशन नहीं था? क्या किसान प्रोफेशन कहलाने के लायक नहीं था? उसे स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने क्यों नहीं पहचाना और उसे ज़्यादा फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स क्यों नहीं मिले? उसे न सिर्फ बॉटनी में मास्टरी करने से कम ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले, बल्कि उसे ज़्यादा फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स क्यों नहीं मिले? जुवानहाओ ने थोड़ी देर सोचा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉटनी और एल्केमी एक दूसरे से मिले हों? आखिर एल्केमी में भी एक ब्रांच थी जिसमें अलग अलग जड़ी बूटियां और ऐसी ही चीज़ें उगाई जाती थीं। अगर ऐसा था तो क्या स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने बॉटनी को एल्केमी में शामिल किया था, जिसकी वजह से फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का बंटवारा नहीं बदला? होस्ट को बधाई कि आपने अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार सिस्टम के ब्रेक थ्रू पॉइंट्स के बंटवारे के पीछे की सच्चाई का पता लगाया। आपने 8 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 60% ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। जुववान को समझ आ गया। फिर वह मछुआरा, राजमिस्त्री, शेफ जैसे दूसरे सब ऑक्यूपेशन में मास्टर करने चली गई। बदकिस्मती से दर्जनों सब क्लास आजमाने के बाद भी उसे स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से पहचान नहीं मिली और ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदला। क्या हो रहा था? जुवानवान ने इसके बारे में सोचा और समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। जब तक उसने अंदाज़ा नहीं लगाया तब तक उसे नहीं लगा कि इन सब क्लास का लेवल बहुत कम है, इसलिए उन्हें स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से पहचान नहीं मिल सकती। तभी उसे एक और सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में तीसरी बार सिस्टम के ब्रेक थ्रू पॉइंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की सच्चाई को समझ लिया। तुमने 6 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 60% ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे।